सभी को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे। नोटिफिकेशन आने की वजह से मैंने वीडियोस थोड़े कम किए हैं, माज़रत, क्योंकि क्विज़ फॉर्मेट में वीडियोस बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन इंशाल्लाह मुझसे जितना हो मैं आप लोगों तक इस तरह के वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं वो हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि ईवीएस में हमारा लेसन है द सन एंड द प्लैनेट्स, एंड दी फिज़िकल साइंस में हमारा लेसन है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो ये ना सिर्फ हमारे फिज़िकल साइंस की हद तक बल्कि हमको सोशल में भी काम आएगा। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला सवाल है, ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोर्स आर कॉल्ड एज, यानी कि जितने भी हम लोग आसमान में या फिर खिला में जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं हमारे, जैसे कि तारे हो गए, सैयारे हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, और मेटियोर्स यानी कि हिजर साक़िब है, इसमें दुम तारा है, ये तमाम जो हमको नज़र आते हैं उनको एक नाम से जाना जाता है। तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर फल्की अजसाम, बी सोलर सिस्टम या फिर निज़ाम शमसी, सी यूनिवर्स या फिर कायनात, और डी द मिल्की वे। चलें बताने की कोशिश करिए आप लोग कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स हमको जो नज़र आते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? तो तमाम को हम लोग मिलकर क्या कहेंगे भाई? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर फल्की अजसाम के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अजसाम जैसा कि स्टार्स है, तारे हैं, प्लैनेट्स है, जैसे कि सैयारे हैं हमारे, सैटेलाइट्स है, ठीक है, जिसको हम लोग सैयारचे के नाम से जानते हैं, देन कॉमेट्स हैं हमारे, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स है हमारे, देन उसके बाद मेटियोर्स है, मेटेरॉइड्स है, गैलेक्सीज़ है, ये तमाम के तमाम को हम लोग मजमूई तौर पर क्या कहेंगे? फल्की अजसाम या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। हर एक की हम लोग डिटेल देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, कितने तरह के प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स किसको कहते हैं, कॉमेट्स के किसको कहेंगे, एस्टेरॉइड्स किसको कहेंगे हम लोग, मेटियोर्स कहाँ होते हैं किसको कहेंगे, ये तमाम हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। मेरे एक और मरतबा आप लोगों के लिए एक नोटिस है कि मेरे जो वीडियोस हैं उस पर सिर्फ डिपेंड ना रहें, टोटली सोली मेरे वीडियोस पे डिपेंड ना रहें। इसका पर्पस सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस है। मैं इसमें तमाम का तमाम सिलेबस कवर नहीं कर पाऊँगी, ना कर सकती हूँ मैं इतने से टाइम में। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो मैं करूँ, बट इस पर सोली डिपेंड ना रहें। आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है एससीईआरटी के, आप लोग एक मरतबा अच्छे से टेक्स्ट बुक को देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा, द शॉर्टेस्ट शैडो कैस्ट बाय अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑलवेज फॉल्स इन द डैश डायरेक्शन। ज़मीन पर किसी उम्मूदी शय का अक़ल तरीन साया जो है हमेशा डैश की सिमत में होता है। अब यानी कि भाई अक़ल तरीन साया कब बनेगा? नून, दोपहर के वक्त में बनेगा। तो ये जब साया बनेगा कोई भी चीज़ का जो उम्मूदी होती है, तो उसका जो साया होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये फैक्ट है भाई कि जितने भी हमको साए मिलेंगे वो हमेशा शुमाल टू जुनूब, ठीक है ना, शुमाल से जुनूब की जानिब उनका जो साए का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ एंड साउथ होगा। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि जब दोपहर का वक्त नून होता है, 12 बजे होता है, सबसे कम जब शैडो फॉर्मेशन होता है तभी होता है। क्यों? क्योंकि जो सूरज होता है एग्जैक्टली हमारे ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, इस वजह से वहाँ पर जो डिस्टेंस बनता है सबसे शॉर्टेस्ट होता है, और वो जो डिस्टेंस बनेगा हमेशा शुमाल और जुनूब की जानिब बनेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है, ओके। शुमाल एंड जुनूब की जानब जो है भाई वो शैडो का डायरेक्शन होगा। समझ आ गया? इम्पॉर्टेंट है ये। चलें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये रहा, इफ द स्पॉट्स ऑफ सनराइज लुक लाइक ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द स्काई इट इज़ कॉल्ड एज। जब सूरज शुमाल की सिमत बहता दिखाई दे तब उसे हम क्या कहेंगे? गैर नहीं आना चाहिए वहाँ पे, जब आना चाहिए, ओके। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए कि जब हम सूरज को शुमाल की सिमत बहता दिखाई दे, जब हमको सूरज, तो हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम लोग उत्तरायण कहेंगे, या फिर बी उसको दक्षिणायन कहेंगे, या फिर सी उसको जुनूबी मैलान कहेंगे, या फिर डी बी एंड सी कहेंगे? विच मीन्स कि हमको पता ही है सूरज कहाँ से निकलता है भाई, तो मशरिक़ की तरफ से वो निकलता है। लेकिन जो हम देखते जाएंगे तो जब सीजन्स चेंज होते हैं, जब महीने चेंज होते हैं, तो हमको जो सूरज का डायरेक्शन होता है वो शुमाल की जानिब बहता हुआ नज़र आता है। तो उस तरह का जो फिनोमेना होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जब सूरज की जो सिमत है भाई वो हमको शुमाल की तरफ बहती हुई दिखाई दे तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्तरायणम, ठीक है। हमको पता ही हम लोग तेलुगु की बात करेंगे तो फिर उत्तर जो कहते हैं भाई तेलुगु या हिंदी में, तो शुमाल को ही कहेंगे।
इम्पॉर्टेंट है ये। हमारा जो सूरज होता है वो अपने डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है, इम्पॉर्टेंट है। मार्च और जून के महीने में जो भाई ये उत्तरायण हमको देखने मिलता है। और अगर हम देखेंगे तो हम सितंबर और दिसंबर के महीने में जो है भाई इसकी डायरेक्शन चेंज होकर दक्षिणी आयाम की तरफ आती है, इम्पॉर्टेंट है। अगर वो शुमाल की तरफ बह रहा होगा तो उसको हम लोग उत्तरायण कहेंगे या फिर शुमाली मैलान कहेंगे, या फिर अगर वो जुनूब की तरफ बहता हुआ नजर आएगा तो उसको हम लोग दक्षिणी आयाम या फिर जुनूबी मैलान कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमारे बुक में इसके बारे में दिया गया है। इसी तरह सीजन्स बनते हैं, जो कभी हम देखे होंगे कि समर में हमारा क्या कहेंगे हम लोग, दिन छोटा, समर्स में हमारा जो है भाई दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती। इसका अपोजिट हमारे विंटर में देखने मिलता है। विंटर सीजन में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती। तो इसका रीज़न यही है, उत्तरायण और क्या कहेंगे हम लोग उसको, जुनूबी मैलान और शुमाली मैलान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा, क्लॉक बेस्ड ऑन शैडोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू सनलाइट इज नॉन एज। सूरज की रोशनी की वजह से किसी चीज़ के साए पर मुबनी घड़ी को क्या कहा जाता है? पहले क्वेश्चन समझिए। ये एक तरह की घड़ी होती है जो टाइम बताती है, किस बेस पर? सूरज की रोशनी की वजह से जो साया बनता है ना, जो शैडो फॉर्मेशन होता है ना, उसके बिना पर जो है भाई ये घड़ी जो है हमको वक्त बतलाती है। तो इस तरह की जो घड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? ए सनडाइल, बी सोलर क्लॉक, सी बोथ, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। चले बताने की कोशिश करिए। इससे पहले भी आप लोग सोलर क्लॉक के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे भाई। एक तरह की घड़ी होती है भाई ये, जो कि शैडो फॉर्मेशन या फिर शैडो के जो क्या कहेंगे बनने का जो क्या कहेंगे अमल होता है उसके बेस पर बताती है कि वक्त क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। इसको हम लोग सनडाइल के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग सोलर क्लॉक के नाम से भी जानते हैं भाई। इस तरह का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, एक तरह का तख्ता है, उसके ऊपर यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं और एक तरह का यहाँ पर क्या है भाई, बीच में उसको रॉड रखा गया है। तो ये क्या करेगा भाई, सूरज के सामने जब इसको रखा गया, हमको पता ही है भाई जो सूरज का फॉर्मेशन होगा या फिर जो शैडो फॉर्म होगा वो अलग अलग वक्त में अलग होता है। दोपहर के वक्त में बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। जब वक्त के हिसाब से उसका शैडो फॉर्मेशन होता है, उसी तरह क्या करेगा भाई ये अपना शैडो भी क्या करेगा, उसके ऊपर शैडो क्या बताएगा, यहाँ पे वक्त बतलाएगा। आप लोग देख सकते हैं घड़ी में फिलहाल क्या बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। जैसे जैसा जो सूरज हमारा उसकी सिमत या पोजीशन चेंज करेगा, उसी तरह शैडो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो इस तरह की जो घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग सन क्लॉक या फिर सनडाइल के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। हमको दर्ज झेल में से गलत बयान का इंतखाब करना है। ए, देर इज़ ओनली वन सनडाइल इन आवर स्टेट विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, यानी कि सिर्फ एक सनडाइल है जो भैया हमारे स्टेट में है, जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बी, इट इज़ सिचुएटेड इन द सत्यनारायण स्वामी टेम्पल इन अन्नावरायम, ठीक है। और ये कहाँ पर है वो सनडाइल, तो ये सत्यनारायण स्वामी टेम्पल जो कि अन्नावरायम में है, वहाँ पर वाक़ है। ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो स्वामी टेम्पल है अन्नावरम में, वो कहाँ पर है भाई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो वेस्ट गोदावरी या फिर मगरबी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, या फिर ऑल दी ऑफ दी करेक्ट है, यानी कि कोई इसमें गलत बात नहीं है भाई, ऑल की ऑल करेक्ट है। तो गलत बयान की निशानदेही करने के लिए आपको पूछ रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ वेस्ट इन गोदावरी। बाकी तीन जो ऊपर के दो बयान है बिल्कुल सही है भाई। ये जो हमारा सनडाइल है हमारे आंध्र प्रदेश का एक ही सनडाइल है, ओके ना, इंपॉर्टेंट है। ये वेस्ट गोदावरी में नहीं मौजूद है, बल्कि ये कहाँ पर मौजूद है, हमारे ईस्ट गोदावरी में मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में देखिए आप लोग, ये एक तरह का क्या कहेंगे हम लोग, सोलर क्लॉक है या फिर एक तरह की सनडाइल है। इसे क्या करती है, अभी देखिए हम लोग सूरज की जो भी क्या कहेंगे इमेजेस शैडोज होता है उसके बेस पर ये हमको वक्त बतलाएगी कि वक्त क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से याद रखिए उसको, ओके ना। एक ही सनडाइल है, वो भी एपी में है, और कहाँ पर है भाई, सत्यनारायण स्वामी टेम्पल अन्नावरायम में है, जो कि वेस्ट गोदावरी नहीं बल्कि हमारे ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो मंदिर है वो वाक़ई है। उस मंदिर के सेंट्रल में जो है भाई ये हमारा सनडाइल रखा गया है, आंध्र प्रदेश में है ये, इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा, हु फीचर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सनडाइल, स्टोन सनडाइल, एंड इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि सबसे बड़ा जो भाई हम कहेंगे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल जो है भाई कहाँ पर वाक़ है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की एक साइट है। चले बताइए। ए, स्वामी टेम्पल इन अन्नावरायम, बी, द बिग बेन ऑफ लंदन, सी, जंतर मंतर मोन्यूमेंट इन जयपुर, या फिर डी, द ईफिल टावर। चले बताइए, ईफिल टावर, ईफिल टावर, ओके। चले बताइए कहाँ पर है भाई दुनिया का सबसे बड़ा सनडाइल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो कि वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुकी है।
और वहाँ पर जो है भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर मॉन्यूमेंट इन जयपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जंतर मंतर मॉन्यूमेंट जयपुर में जो वाक़ है। यहाँ पर भाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन डाइल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जंतर मंतर जो है हमारा जयपुर में, वहाँ पर भाई बहुत सारे क्या कहेंगे आप लोगों को आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो उनमें से एक जो क्या कहेंगे हिस्टोरिकल वहाँ पे चीज़ रखी हुई है वो है स्टोन डाइल। ये स्टोन डाइल यानी कि ये क्या करेगा, सूरज के क्या कहेंगे हम लोग इमेजेस या शेडो फॉर्मेशन के बेस पर हमको वक्त बतलाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडाइल है जो कि हमारे इंडिया में है। कहाँ पर, जंतर मंतर में है, जो कि ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्या कहेंगे हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग हमारे स्टेट की बात करेंगे तो ये गोल्ड टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो हमारे एपी को ही कंसिडर किया गया था, तो एपी में मौजूद है वो एक। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा, द जंतर मंतर मॉन्यूमेंट इन जयपुर राजस्थान स्टेट इज बिल्ड बाय दी डैश। ओके, जो जंतर मंतर मॉन्यूमेंट है जिसकी हमने बात की थी, जहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन जो क्या सनडाइल रखा हुआ है, तो ये उसको तामीर करने वाले कौन है हमको बताना है। ये जो तामीर किया गया है राजस्थान जयपुर में, किसके ज़रिए तामीर किया गया है। ए राजा स्वराज सिंह, बी राजा स्वाय जय सिंह, सी राजा उदय सिंह, या फिर डी राजा मान सिंह। चले बताने की कोशिश करिए कि ये जो जंतर मंतर मॉन्यूमेंट है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो क्या कहेंगे हम लोग कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में, इसको तामीर करने वाले या फिर इसको बनाने वाले कौन से राजा हैं। चलें, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजा स्वय जय सिंह। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राजा स्वय जय सिंह जो है भाई, इन्होंने राजस्थान जयपुर में जंतर मंतर मॉन्यूमेंट की तामीर की है। इम्पॉर्टेंट है। स्वय जय सिंह दुवम, ठीक है, दुवम भी याद रख लीजिए। स्वय जय सिंह दुवम नामी राजपूत बादशाह ने जंतर मंतर नामी एक यादगार इमारत जयपुर राजस्थान में तामीर करवाई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है यूनेस्को की जानिब से, जिसकी निशानदही आलमी सकाफती विरसे के तौर पर की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक में, क्या आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास सेक्शंस दिए गए हैं या फिर कॉर्नर्स दिए गए हैं, वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। ये कौन है भाई, स्वय जय सिंह दुवम, जो कि राजपूत एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में बनाई है इन्होंने, और ये दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है। देखिए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी हमारे इंडिया में वाक़ है। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा, वी कैन मेक आवर ओन सनडाइल बाय यूजिंग। हम अपना ही खुद का एक सनडाइल बना सकते हैं, किन का इस्तेमाल करते हुए। ए वुडन बोर्ड यानी कि एक लकड़ी का तख्ता, बी राइट एंगल ट्राइंगल शेप कपबोर्ड, कपबोर्ड नहीं आना चाहिए वहाँ, कार्डबोर्ड आना चाहिए, ठीक है ना, कपबोर्ड को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, कार्डबोर्ड। सी लैटिट्यूड ऑफ अ सिटी यानी कि हमारे शहर का जो भी अर्ज़ बलद होगा उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग, या फिर ऑल ऑफ दी अबो, ये तमाम की तमाम इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक सनडाइल हम खुद का बना सकते हैं। बताने की कोशिश करिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्या बता सकते हैं कि हमारे तेलंगाना और इंडिया का भाई लैटिट्यूड क्या है। हमको पता ही है कि हमारा जो लोकेशन जो है वो अर्ज़ बलद और तूले बलद के दरमियान हम लोग देखते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रही हूँ मैं, तेलंगाना और इंडिया का हमारे, उसका कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के दरमियान वो आ जाएगा, आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। हम लोग ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग खुद की एक सनडाइल बना सकते हैं। ओके, देखिए आप लोग यहाँ पर एक हमको वुडन बोर्ड चाहिए, ठीक है ना, एक लकड़ी का तख्ता चाहिए। उसके अलावा हमको राइट एंगल ट्राइंगल शेप का एक कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। कार्डबोर्ड को हम लोग कट कर लेंगे, कौन सी शेप में, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में। इसके अलावा हमको जिस भी जगह का हम लोगों को भाई बताना है, सनडाइल बनाना है, तो उस जगह का हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड पता होना चाहिए, उस जगह का हमको अर्ज़ बलद का पता होना चाहिए, क्योंकि हमको पता ही है ये जो सनडाइल है ये हमको वक्त बताएगी। तो हमको लैटिट्यूड हमारे क्या कहेंगे हम लोग, हमारा लोकेशन हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, हम कहाँ पर आते हैं। हम लोग ऑलरेडी ये लोकेशन किस तरह मालूम करते हैं, किस तरह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, वो सोशल में हमारे देख चुके हैं। ओके ना, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा, ऑन विच डे वी कैन नॉट सी एनी पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम आवर अर्थ, यानी कि किस दिन हम अपनी ज़मीन से चांद का कोई भी हिस्सा नहीं देख सकते, यानी कि चांद हमको बिल्कुल नज़र नहीं आता। किस दिन नज़र नहीं आता, ए अमावस्या या फिर बदर कामिल के दिन, बी पूर्णिमा एंड हलाली दिन के दिन, सी पूर्णिमा एंड बदर कामिल के दिन, या फिर डी अमावस्या और हलाली दिन के दिन। चले बताइए, आप लोगों ने अमावस्या और पूर्णिमा का नाम तो भाई आप लोग सुन के ही होंगे, ठीक है। अमावस्या किसको कहेंगे हम लोग, पूर्णिमा किसको कहेंगे, ठीक है। इसको उर्दू में भी कुछ नेम्स है, आपको उर्दू में पूछ ले सकता है, जैसे कि बदर कामिल है, हलाली दिन है। तो एक
सही पेड़ आपको यहाँ पे पहचानना है कि किस दिन हमको बिल्कुल चांद बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। हम कहते हैं कि चांद बादलों के पीछे छुप गया है या फिर पता नहीं चांद को क्या हो गया है, वो बिल्कुल उसकी जो रोशनी है बिल्कुल नज़र नहीं आती वो। ठीक है, तो हम उसको किस दिन कहेंगे? उसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी अमावस्या कहेंगे। अमावस्या हमको पता ही है, लेकिन उसको अगर हम उर्दू में देखेंगे तो उसको हम लोग हलाली दिन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, हलाली दिन या फिर अमावस्या के दिन हमको बिल्कुल भी जो चांद है भाई नज़र नहीं आता है। नए हलाली दिन को या फिर सीफरी दिन या फिर 28वां दिन, देखिए याद रखिए इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग नए हलाली दिन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग सीफरी दिन के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ उसको 28वें दिन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस तरह का मरहला कहा जाएगा। इस मरहले पर ज़मीन से चांद की रोशन सतह नज़र नहीं आती और इस तरह चांद बिल्कुल भी हमको दिखाई नहीं देता। ये किस दिन होता है भाई? ये होता है या तो सिफरी दिन या तो 28वें दिन या फिर अमावस्या के दिन या फिर नए हलाली दिन। चार नेम्स है इस लोगों के, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। उस दिन हमको बिल्कुल नज़र नहीं आता। क्यों? हम पूरे चांद को क्या कहेंगे भाई? ज़मीन हमारी क्या कहेंगे घूमती रहती है, हमारा चांद भी घूमता रहता है, तो उस वजह से एक ऐसा होता है कि हमको हमारे ज़मीन से क्या कहेंगे हम लोग, जो टाइम पीरियड है हमारे 28 दिन का होता है चांद का, तो उसके कुछ हिस्से नज़र आते हैं भाई। और बिल्कुल हमको अमावस्या एक दिन तो बिल्कुल चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको क्या कहेंगे भाई? हस्ब ज़ैल में से हमको सही जोड़ की निशानदही करनी है। 7th डे जो होगा भाई हमको चांद का 1/4 सरफेस नज़र आएगा। इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 7वां दिन होगा, जब 28 दिन का जो चक्र है हमारा चांद का, उसमें 7वें दिन हमको चांद जो होगा भाई 1/4 सरफेस चांद का नज़र आएगा। 4th डे पे हमको हाफ सरफेस या फिर 1/2 सरफेस नज़र आएगा चांद का। 11th डे पे हमको 3/4 जो हिस्सा है चांद का नज़र आएगा, या फिर 18th डे पे हमको फुल फेस ऑफ दी मून हमको नज़र आएगा। तो मैं करेक्ट पेयर की बात कर रही हूँ, तो चलो बताइए इसमें करेक्ट पेयर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। जब 11th डे होगा चांद का भाई, तो हमको 3/4 सरफेस ऑफ दी क्या कहेंगे हम लोग देख सकते हैं हम चांद के। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप लोग देखिए पहला जो दिन होगा या कि नया दिन होगा जिसको हम लोग हलाली दिन कहेंगे या फिर अमावस्या कहेंगे या फिर 28वां दिन कहेंगे, बिल्कुल हमको चांद की कोई भी सतह नज़र नहीं आएगी। उसके बाद जब हम लोग सेकंड फेज़ की तरफ जाएंगे, टोटल पूरे 8 फेजेस हो जाएंगे हमारे चांद के और 28 दिन लेगा ये। तो जब हम सेकंड फेज़ की तरफ जाएंगे तो ये 4थे दिन होता है। ओके ना, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हमको चांद का भाई 1/4 हिस्सा नज़र आएगा। जब हम थर्ड फेज़ की तरफ जाएंगे तो ये हमारे 7th डे होता है, जब हमको हाफ पार्ट जो होगा नज़र आएगा चांद का हमारे। जब हम लोग क्या कहेंगे 4th फेज़ की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको 11th डे होगा और वहाँ पर हमको 3/4 जो हिस्सा है चांद का वो हमको नज़र आएगा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा 5th फेज़ हो जाएगा, वहाँ पर हमको मुकम्मल चांद नज़र आएगा, जिसको हम लोग 14 मतलब 14वीं तारीख को होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जब हम पूर्णिमा कहते हैं जिसको, या फिर हम जिसको बदर कामिल कहते हैं, या उसको हम लोग 14वीं का चांद कहते हैं ना, 14वीं के दिन या फिर 14 तारीख को जो है भाई हमको फुल मून नज़र आएगा। इंपॉर्टेंट है। 6th फेज़ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो ये 18वां दिन होता है, यहाँ पर 3/4 हिस्सा नज़र आता है। सेम 7th फेज़ की तरफ बढ़ेंगे तो वो 21st डे होता है और वहाँ पे हमको 1/2 हिस्सा जो है भाई नज़र आएगा। उसके बाद आएगा 8th फेज़, 8वां फेज़, जहाँ पर हमको क्या है भाई 25th डे होता है और हमको वहाँ पे 1/4 पार्ट नज़र आएगा। फिर हमारी बारी आ जाएगी हमारी अमावस्या की, 0 दिन की, 28वें दिन की, जो बिल्कुल हमको चांद नज़र ही नहीं आएगा। इस तरह है ये। एक मरतबा अच्छे से इसको देख लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ऑन विच डेट डज अ न्यू मून डे और अमावस्या अकर्ड। अभी देखें हम लोग की अमावस्या या फिर न्यू मून डे कब होता है भाई? तो ये होता है ए एंड सी, विच मीन्स के हमको 28वां दिन होगा या फिर 0th डे होगा। अभी हम लोग पिक्चर में देखे थे कि जब 0वां दिन या फिर सिफरी दिन होता है, या फिर हम जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई हलाली दिन कहते हैं, या फिर 28वां दिन होता है, तो उस दिन जो होता है भाई अमावस्या होती है, जिसको हम लोग न्यू मून डे के नाम से जानते हैं। उस दिन हमारा चांद हमको बिल्कुल नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि पूरा का पूरा चांद जो होता है भाई सियाह हो जाता है और हमको हमारी ज़मीन से उसकी कोई सतह नज़र नहीं आएगी। किस दिन भाई? 28th डे भी, और उसको हम लोग 0th डे भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। 28वां दिन या फिर सिफरी दिन या फिर न्यू मून डे या फिर अमावस्या, और उर्दू में कहेंगे तो उसको हम लोग हलाली दिन। इस तरह 5-5 नेम हैं, एक ही डेट है ये, एक ही दिन को हम लोग 5-5 नामों से जानते हैं। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स है आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम 14th डे की बात करेंगे तो भाई ये उसको हम लोग तो बदर कामिल कहेंगे या फिर पूर्णिमा या फिर 14वीं का चांद कहेंगे। इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द मून साइकिल। अब हमको हमारे चांद का जो दौरे हयात है भाई उसके ताल्लुक से गलत बयान की निशानदही करनी है। ऑप्शन नंबर ए, हाफ ऑफ द मून शाइन्स एवरी डे, यानी कि हर रोज़ जो है भाई निस्फ जो चांद होगा वो क्या करेगा? शाइन करेगा। ऑप्शन नंबर बी है, व्हेन द मून डिसअपियर्स द मून मूव्स टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई। जब हमको चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता, यानी कि जब अमावस्या होती है भाई उस दिन जो होता है हमारा चांद
आसमान के मशरक़ी जानिब जो होता है भाई छुप जाता है। सी द मून टेक्स 50 मिनट्स मोर देन द सन टू मेक अ फुल रेवोल्यूशन फ्रॉम द वन प्लेस टू द सेम प्लेस, यानी कि हमारा जो चांद है भाई वो सूरज से भाई 50 मिनट ज़्यादा लेता है एक ही जगह पर वापस आने के लिए, ठीक है ना। पूरे रेवोल्यूशन के लिए 50 मिनट ज़्यादा लेगा सूरज से। और डी ऑन हलाली डेज बोथ द सन एंड द मून आर ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ। जो हलाली दिन होगा उस दिन जो होगा हमारा चांद और हमारा क्या कहेंगे सूरज एक ही साइड पे हो जाएंगे। तो गलत बयान की निशानदेही करनी थी, तो गलत बयान है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जब हमको बिल्कुल चांद नज़र ही नहीं आता तो ये कहाँ जाता है, ये ईस्टर्न मतलब हमारी मशरक़ी जानिब नहीं बल्कि आसमान की मगरबी जानिब चले जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चांद नज़र नहीं आ रहा यानी कि अमावस्या है, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन हमारा जो चांद होगा आसमान के मगरबी सिमत में चले जाएगा, इसलिए हमको हमारे ज़मीन से वो नज़र नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये 3 चीज़ें भी सही हो जाएगी। रोज़ जो होगा आधा जो चांद है भाई वो क्या करेगा, शो होगा मतलब चमकेगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे जो चांद है भाई वो सूरज से 50 मिनट ज़्यादा लेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जब हलाली डे होगा, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं भाई, हलाली डे को हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं, तो उस दिन क्या होगा, हमारा सूरज और चांद एक ही सिमत में होंगे। तीनों भी करेक्ट है। ये इनकरेक्ट पहचाना था तो मगरिबी सिमत में हमारा चांद जाकर छुप जाएगा, इस वजह से हमको बिल्कुल वो नज़र ही नहीं आएगा। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ये रहा, ऑन विच डेज नो लूनार एक्लिप्स अकर्ड। किस दिन जो है कोई भी चांद ग्रहण वाक़ई नहीं होता। 2 तरह के ग्रहण लगते हैं, एक तो लगता है हमारे चांद को जिसको हम लोग चांद ग्रहण के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा सूरज ग्रहण, जिस सूरज को लगता है जिसको हम लोग सूरज ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये लगना वगना कुछ नहीं है, हमको लगना वलग नज़र आता है। इसके पीछे एक बहुत ही क्या साइंटिफिक क्या रीज़न है कि हमको ये सूरज ग्रहण क्यों नज़र आता है, चांद ग्रहण क्यों नज़र नहीं आता है। आगे बढ़ देखेंगे हम लोग इस बारे में। फिलहाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको कि किस दिन जो होता कोई भी चांद ग्रहण वाक़ई नहीं होता। चले बताइए किस दिन होगा ये, कोई भी चांद ग्रहण वाक़ई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भाई न्यू मून डे है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा चांद हमको वो उस दिन नज़र ही नहीं आएगा भाई। ग्रहण लगने के लिए चांद का होना भी तो ज़रूरी है ना। देखिए आप लोग यहाँ पे हमारा चांद किस दिन हमको कब नज़र आएगा भाई, ये एक फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि सूरज ग्रहण जब कब भी होगा वो न्यू मून डे के दिन होगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी सूरज ग्रहण होगा तो वो न्यू मून डे या फिर अमावस्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी हमारा चांद ग्रहण होगा तो वो फुल मून डे होगा या फिर पूर्णिमा होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई तो काफ़ी है। हमको पता है ये सूरज ग्रहण कब होता है, जब हमारे ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाएगा तो उसको हम लोग सूरज ग्रहण कहेंगे। क्यों, क्योंकि ज़मीन और क्या कहेंगे हम लोग सूरज के दरमियान हमारा चांद एक ऑब्स्टैकल की तरह काम कर रहा है। सेम उसी तरह जब सूरज और क्या कहेंगे हम लोग चांद के दरमियान जब ज़मीन आ जाएगी हमारी, तब हमारे चांद को ग्रहण लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जब यहाँ पे ज़मीन क्या करेगी, एक ऑब्स्टैकल की तरह काम करेगी। क्यों, क्योंकि हमको पता है ये चांद की खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है भाई। जब ज़मीन बीच में आ जाएगी तो चांद क्या हो जाएगा, उसको रोशनी नहीं मिलेगी। इस तरह हमको चांद ग्रहण रखता हुआ नज़र आता है। इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो न्यू मून डे होता है वहाँ पर हमको सूरज ग्रहण देखने मिलेगा, और जब भी फुल मून डे होता है वहाँ पर हमको चांद ग्रहण देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे 14th क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट द सोलर एक्लिप्स टुक प्लेस कम्प्लीटली इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट, एट दैट टाइम द सन एंड द मून हैड रीच द पॉइंट क्रॉसिंग देयर पाथ्स। कौन सी तारीख को हमारी रियासत के कुछ अजला में मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है भाई देखा गया था। यहाँ पर सूरज और चांद दोनों एक दूसरे के रास्ते को ख़ता करने के तक पहुँच चुके थे। तो इस तरह का जो सूरज ग्रहण हुआ था, कंप्लीट सूरज ग्रहण किस दिन हुआ था, डेट हमको बतानी है। तो जवाब हो जाएगा हमारा 16 फरवरी 1980। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखने की है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी 1980 को भाई अगर हम देखेंगे तो हमारी रियासत तेलंगाना के अजला महबूबनगर, नलगोंडा, खम्मम और आंध्र प्रदेश के ज़िला कृष्णा के बाज़ मकामात पर 16 फरवरी 1980 की दोपहर मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ हुआ था। सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से दिन के औकात में भी रात जैसा समा हो गया था। अगर हम देखेंगे तो ये भाई ये जो है 16 फरवरी 1980 ईस्वी के सूरज ग्रहण के दौरान जो हमारी रियासत के बाज़ अजला में भी कामिल तौर पर वाक़ हुआ था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का हुआ था। देखिए जो सूरज ग्रहण वाक़ हुआ था, मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ हुआ था, इतना ऐसा हुआ था वो कि जो हमारा सूरज और चांद एक दूसरे के जो रास्ते हो जाएंगे, एक दूसरे के जो पाथ्स हो जाएंगे, उसको ख़ता करने तक पहुँच चुके थे। इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 16 फरवरी 1980 को। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ये रहा, इन विच ईयर डिड द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून। किस साल जो है भाई हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो हमारे चांद पर कदम रखे थे। ए 1979, बी 1989, सी 1969 और डी 1960। चले बताने की कोशिश करिए कि चांद पर जो पहला कदम है वो कब रखा गया था, किस डेट को रखा गया था और किसने रखा था, ये भी बताइए आप लोग।
किसने रखा था हमारे पास मौजूद ना हो तब भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि चांद पर पहला कदम रखने वाला बंदा कौन है, किस तारीख को जो है भाई पहला कदम रखा गया था हमारे चांद पर। चले बताइए। 1900 क्या कहेंगे इसको, 89, 1989, 1969 और 1960। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1969, ठीक है ना। 1969 को जो है भाई पहले मर्तबा कदम रखा गया था। दौरे हाजिर में कई मसनूई सयारचे चांद की सतह का मुशाहिदा करते हैं। इंसान ने 1969 ईस्वी में एक बड़ी जुस्त लगाई और चांद पर कदम रख दिया। हमारे आबवाजात के मुकाबले में हम चांद के बारे में ज़्यादा मालूमात रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आबवाजात के मुकाबले में इतनी जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई है आजकल, जो आई है वो नहीं थी, इस वजह से वो हमारे से ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, हम उनसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं। क्यों? आजकल तो बहुत सी कॉमन चीज़ें हो गई, हमको सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें ऐसे क्या कहेंगे हम लोग ईजाद हो गई है कि जिसके ज़रिए हम आसानी के साथ हमारे जितने भी स्पेस में मौजूद क्या कहेंगे अजसाम है उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ओके ना। चले कमेंट करके बताइए कि 1969 ईस्वी में किसने पहला कदम चांद पर रखा था, वो बाशिंदे का नाम और वो कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखता था, वो भी कमेंट करके बताइए। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ये रहा, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द सरफेस ऑफ द मून। हमारी चांद की सरफेस के मुताल्लिक़ हमको गलत बयान की निशानदही करनी है। द मून सरफेस इज़ डस्टी एंड बैरन। जो हमारे चांद की जो सरफेस हो जाएगी, जो सतह हो जाएगी, वो गिर्द आलूद और बंजर है। बी इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिप्स एंड हाई माउंटेन्स। उसमें भी गहरे घड़े और हमारे बुलंद पहाड़ियाँ मौजूद हैं। सी द मून हैज़ द एटमोसफियर लाइक दैट ऑन आवर अर्थ। और जो हमारी ज़मीन की तरह, वहाँ पर भी बिल्कुल हमारे ज़मीन की तरह फ़िज़ाई कुर्रा पाया जाता है। डी वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑन दी मून। और हम जो है भाई चांद पर कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। हमको गलत या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट की पहचान करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो आप इसको आसानी के साथ ऑर्डर आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर वहाँ पर भी हमारी तरह एटमॉस्फेयर हो सकता है तो वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है भाई, लाइफ होता। क्योंकि पता ही है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, वहाँ तमाम में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर मुमकिन है ज़िंदगी, लाइफ मुमकिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एटमॉस्फेयर अल्लाह ताला ने बनाया है कि यहाँ पर हमको क्या कहेंगे हम लोग, रहने के लिए हमको तमाम साजगार हालात मौजूद हैं। तो चांद की अगर हम सतह की बात करेंगे तो चांद खिलाबाजों ने चांद पर कदम रखा तो चांद की सतह गिर्द आलूद और बंजर पाया। चांद की सतह पर बहुत ही गहरे गड्ढे मौजूद है। अला अज़े यहाँ पर बुलंद पहाड़ियाँ हैं। बाज़ पहाड़ियाँ तो इतनी है कि हमारा जो बुलंद पहाड़ी है भाई, एवरेस्ट, वहाँ पर पाया जा सकता है भाई। लेकिन चांद ज़मीन के बरक्स बिल्कुल कोई फ़िज़ा नहीं रखता। आप देख सकते हैं चांद के अंदर इस तरह के भाई गड्ढे मौजूद हैं। चांद की जो मिसाल दी जाती है खूबसूरती के लिए, वो बस बाहरी तौर पर। अगर हम लोग इंटरनली देखेंगे तो भाई चांद बहुत ही बदसूरत है। अगर हम लोग वो कैटेगरी में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे गड्ढे मौजूद है, बहुत सारे पहाड़ियाँ मौजूद है। सिर्फ बाहरी तौर पर हमको चांद खूबसूरत नज़र आता है, देखा जाए तो उसकी ज़मीन बिल्कुल बंजर है। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ये रहा, आवर कंट्री लॉन्च दी चंद्रयान 1 टू नो अबाउट द मून ऑन विच डेट। अब हमारी जो मुल्क है भाई, उसने हमको चांद के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चंद्रयान 1 जो सैटेलाइट है उसका जो है भाई लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था हमको बताना है, डेट बताना है। चंद्रयान 1 की डेट, चंद्रयान 2 की डेट और चंद्रयान 3 की डेट आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 का भी आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली जो हमको करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। चलिए बताइए, पहला जो चंद्रयान 1 है भाई हमारे मुल्क की जानिब से चांद पर, वो कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2007, 22 अक्टूबर 2008, 14 जुलाई 2007 या फिर 22 जुलाई 2019? चले बताने की कोशिश करिए कब इसको लॉन्च किया गया था। हम चंद्रयान 1 की बात कर रहे हैं तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 1 हमारी मुल्क की तरफ से 22 अक्टूबर 2008 को जो है भाई लॉन्च किया गया था। क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क ने चांद का एक सैयारचा चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को रवाना किया है। इसका मकसद चांद के बारे में मालूमात फराहम करना था। ये नेचुरल नहीं है भाई, ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, यानी कि मैन मेड है भाई, मसनूई तौर पर इंसानों के जरिए तैयार किया है। अगर हम चंद्रयान 1 के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐड कर दी। 22 अक्टूबर 2008 इसका मिशन जो लाइफ थी भाई वो दो साल की थी। कौन लॉन्च किए? तो इसको इसरो लॉन्च किए भाई। इसमें जो रॉकेट यूज़ की गई है वो कौन सी है? PCLV XL-C11 का इस्तेमाल किया गया है। और एस्टिमेटेड कितना कॉस्ट आया है इसके लिए? तो 386 करोड़ का जो है भाई कॉस्ट आया था हमारे चंद्रयान 1 के लिए। कुछ डिटेल्स है आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं ऐड कर दी है। आपको डेट याद रखनी चाहिए, इसके अलावा उसको क्या मकासद थे भाई चंद्रयान के, वो भी आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 1 आर। चंद्रयान 1 के जो ऑब्जेक्टिव्स थे भाई वो क्या है? हमको पता ही है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च कर दिया गया। तो भाई कोई भी चीज़ की बनाने के पीछे कोई ना कोई मकासद होते हैं। तो भाई चंद्रयान 1 के क्या मकासद है भाई, क्यों बनाया गया था और क्यों उसको लॉन्च किया गया था हमारे चांद पर?
एच, टू टेक द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वाटर ऑन द मून, हमारे चांद पर पानी की मौजूदगी का जायज़ा लेने के लिए। बी, हमारे जो चांद है भाई उसका सेयाबादी अटलस या फिर 3 डायमेंशनल अटलस तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, हमारा जो भी सोलर सिस्टम या फिर शमसी निज़ाम है उसके बारे में हमको क्या कहेंगे हम लोग, मालूमात या फिर उसकी तरक्की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चले बताइए, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चंद्रयान 1 की ये तमाम मकासद थे भाई, कौन कौन से है? पहला तो था चांद पर पानी की मौजूदगी के इम्कानात का जायज़ा लेना। ऑप्शन नंबर क्या मतलब ऑप्शन कह रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चांद पर अनासिर की खोज भाई। नेक्स्ट है हमारा हीलियम 3 की तलाश करना। उसके अलावा चांद का सेयाबादी या फिर 3 डायमेंशनल अटलस तैयार करना। और 5वां मकसद था निज़ाम शमसी से मुताल्लिक़ मालूमात को हासिल करना। ये 5 मकासद के ज़ेर नज़र रखते हुए हमको जो लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ ले सकता है यहाँ पे, ऑड एंड आउट आपको पूछ ले सकता है, तो आपको 5 के 5 के बारे में भी इम्पॉर्टेंट है, मालूमात याद रखना ज़रूरी है। समझ में आ गया इतना? इम्पॉर्टेंट। चले फिर आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। सर्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 1, यानी कि इनमें से कौन से अनासिर की खोज भी हमारे चंद्रयान 1 जो हमारा मिशन था उसका एक मकसद था। टू सर्च द हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की तलाश करना उसका एक मकसद था। बी, टू सर्च फॉर लिथियम, या फिर लिथियम अनासिर का क्या कहेंगे तलाश करना उसका मकसद था। सी, सर्च फॉर दी हीलियम 3, यानी कि हीलियम 3 जो अनासिर है उसकी सर्च करना इसका मकसद था। या फिर डी, टू सर्च दी ऑक्सीजन, या फिर हमारे चांद पर ऑक्सीजन है या नहीं ये अनासिर की तलाश करना जो है भाई चंद्रयान 1 का हमारा मकसद था। अभी देखिए आप लोग अगर कोई अच्छे से गौर किया होगा भाई तो आप इसका आंसर आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। चलिए बताइए, कौन से अनासिर की खोज करने के लिए हमारे चंद्रयान 1 को भाई भेजा गया था चांद पर? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्च फॉर दी हीलियम 3। एक अनासिर है हमारा हीलियम 3, इसकी तलाश करने के लिए जो है भाई एक ये भी मकसद था हमारे चंद्रयान 1 का कि हमको चांद पर हीलियम 3 मौजूद है या नहीं ये हमको मालूम करना था। उसके अलावा चांद का सेयाबादी अटलस तैयार करना था, हमारे निज़ाम शमसी के बारे में मालूमात हासिल करनी थी, चांद पर जो है भाई पानी की मौजूदगी है या नहीं ये भी हमारे चंद्रयान 1 के ज़रिए मालूम करना था। डेट याद रखिए 22 अक्टूबर 2008, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चंद्रयान 2 की डेट याद रखिए, कब लॉन्च किया गया था, उसके क्या मकासद थे, और चंद्रयान 3 की भी आपको डेट मालूम होनी चाहिए। चंद्रयान 3 जो है भाई सक्सेसफुली हमारे चांद के साउथ पोल में क्या कहेंगे हम लोग उसको लॉन्च किए थे। जो चंद्रयान 3 से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप करंट अफेयर्स के ताल्लुक से देखना चाहते हो तो चंद्रयान 3 को डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़िए। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग द कंट्रीज विच हैव सेंट सैटेलाइट टू द मून? हमारे मुल्क का मुकाम दुनिया के ऐसे ममालिक में जिन्होंने चांद के मसनूई सैयारचे दागे हैं, दावे नहीं आना चाहिए, वहाँ दागे आना चाहिए, ठीक है ना। ए 3rd रैंक है हमारे इंडिया का, बी 4th रैंक है हमारे इंडिया का, सी 5th रैंक है हमारे इंडिया का, या फिर डी 6th रैंक है हमारे इंडिया का। चले बताइए, अब तक जितने भी कंट्रीज़ है जिन्होंने चांद पर अपने मसनूई सैयारचे सैटेलाइट्स को दागा है, लॉन्च किया है, उनमें से हमारे इंडिया का रैंक क्या हो जाएगा हमको बताना है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो अब तक 6 कंट्रीज़ है भाई, 6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने भाई अब तक चांद पर जो है भाई हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैं, 6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर जो है भाई मसनूई सैयारचे सैटेलाइट्स को दागा है। तो उनमें से हमारे तेलंगाना कह रही हूँ, हमारे इंडिया का जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा 4th वन, ठीक है ना। इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। बिफोर इंडिया, रशिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना हैव अचीव दिस रिमार्केबल फीट। ओके ना, इंडिया से पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले भाई रशिया, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन चाइना, इन तीनों ने भाई क्या कहेंगे सक्सेसफुली चांद पर जो है भाई सैटेलाइट्स को दागा था। इंडिया जो हमारा हो जाएगा 4th कंट्री हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे, इन जनरल की बात करेंगे तो अब तक 6 ममालिक ऐसे हैं भाई जिन्होंने चांद पर अपने मसनूई सैयारचे दागे हैं। 6 ममालिक में हमारा इंडिया भी जो है भाई शामिल हो चुका है। इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गया, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बता सकते हैं कि रशिया का जो पहला क्या कहेंगे हम लोग सैटेलाइट था चांद के ऊपर, उसका नाम क्या था? पहला सैटेलाइट रशिया की तरफ से जो चांद पर दागा गया था उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से सही बयान तलाश करें। अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, यानी कि सूरज ग्रहण तब होता है जब हमारे क्या कहेंगे फॉल्स ऑन द अर्थ, हमारे चांद का साया जो है हमारे ज़मीन पर पड़ता है। बी, इट्स अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून डे,
या फिर जो भी हमारा क्या कहेंगे सूरज ग्रहण होगा वो हमेशा पूर्णिमा के दिन या फिर 14वीं के चांद के दिन या फिर फुल मून डे के दिन जो होगा वाक़ होगा। आप लोग स्टार्टिंग में हम लोग जो क्वेश्चन करें अगर वो आप अच्छे से पढ़ के होंगे तो इसका जवाब आप लोग कर सकते हैं। ये बोथ भी करेक्ट हो जाएंगे या फिर इनमें से दो भी गलत हो जाएंगे, नन इज़ करेक्ट। चले बताइए, करेक्ट बयान की निशानदेही करनी है हमको। सोलार जो सूरज ग्रहण है वो तब वाक़ होता है जब हमारे चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है या फिर ये हमारे फुल मून डे के दिन होता है। दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल एक ही करेक्ट है यहाँ पे। जो सूरज ग्रहण कब वाक़ होता है भाई, जब हमारे जब चाँद है भाई, जब हमारी ज़मीन और सूरज एक दूसरे के मतलब हमारी ज़मीन क्या कर रही है, सूरज की तरफ गर्दिश कर रही है भाई। इस बीच क्या हो गया, चांद बीच में आ गया, हमारा चांद जो होगा बीच में आ जाएगा तो चांद का साया क्या पड़ेगा, हमारी ज़मीन पर पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, हमारा सूरज ग्रहण वाक़ होगा। इम्पॉर्टेंट है। चांद हमारे ज़मीन और सूरज के बीच में चांद आ गया तो सूरज ग्रहण वाक़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट। ग्रहण किस पे लग रहा, सूरज पे लग रहा। किसकी वजह से लग रहा, चांद की वजह से लग रहा। ओके ना, चांद बीच में आने से सूरज पर ग्रहण लग रहा है, इसको हम लोग सूरज ग्रहण कहेंगे। और सूरज ग्रहण हमेशा न्यू मून डे के दिन होता है। न्यू मून डे कब आएगा, सिफरी दिन, 28वां दिन, जिसको हम लोग हलाली दिन कहते हैं या फिर उसको न्यू मून डे कहते हैं। इस दिन जो होगा हमारा सूरज ग्रहण वाक़ होगा। और हमारा चांद ग्रहण कब वाक़ होता है, फुल मून डे के दिन वाक़ होता है। इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। समझ में आ गया इतना? चलें अच्छे से याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। फुल मून डे के दिन क्या हो रहा है, न्यू मून डे के दिन क्या हो रहा है, सूरज ग्रहण कब होता है, चांद ग्रहण कब होता है, आप लोग अच्छे से इसको क्लियर से देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ ये रहा। विच एक्लिप्स अकर व्हेन द मून अपीयर स्मॉलर देन द सन as it passes centrally across the solar disk and a bright ring of sunlight remains visible during eclipse। अब बताना क्या चाह रहा है भैया ने। जब चांद सूरज के सामने हाइल होकर सूरज से छोटा नजर आता है तब कौन सा सूरज ग्रहण वाक़ होता है, इतना ही बताना है भाई हमको। जब चांद क्या कर रहा है भाई, सूरज के सामने आ गया, यानी कि हमारे ज़मीन और सूरज के बीच में आ गया, चांद आ भी गया और साथ ही साथ हमारे सूरज के सामने ऐसा हाइल हो गया कि वो सूरज से छोटा नजर आते हुए एक रिंग या फिर डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लिया भाई। एक हल्के की शक्ल इख्तियार कर लेगा, वो एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह का जो सोलार क्या कहेंगे हम लोग, सूरज ग्रहण होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एनुअल एक्लिप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सालाना सूरज ग्रहण कब होता है, यह इस वक्त वाक़ होता है जब चांद सूरज के सामने हाइल होकर सूरज से छोटा दिखाई देता है। इस मौके पर सूरज एक रोशन छल्ला सा दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारा देखो यहाँ पे तीन तरह के सोलार सिस्टम कह रही हूँ, तीन तरह के सोलार एक्लिप्स की बात की जा रही है सूरज ग्रहण। एक तो होता है हमारा टोटल सोलार एक्लिप्स यानी कि मुकम्मल सूरज ग्रहण। दूसरा होता है सालाना एक्लिप्स जिसकी हम लोग अभी बात की है क्वेश्चन में। इसमें क्या हो रहा है भाई, हमारा जो सूरज है देखिए आप लोग क्या कहेंगे, येलो कलर में एक रिंग की तरह नजर आ रहा है। इसके यहाँ क्या हो रहा है, चांद उसके सामने आ गया और एक वो रिंग, क्या हमारा सूरज एक रिंग की तरह नजर आ रहा। पार्शियल एक्लिप्स में क्या हो रहा है भाई, आधा सूरज के सामने हमारा चांद आ जाएगा। और मुकम्मल जब होगा भाई, बिल्कुल हमारा सूरज बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, इतू सा भी नजर नहीं आएगा, पूरा का पूरा चांद उसके सामने हाइल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। रिंग कब बनेगा हमारा सूरज, जब मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं बल्कि सालाना सूरज ग्रहण जब होगा, वो जब क्या करेगा, हमारा सूरज छल्ले की तरह नजर आएगा। इंपॉर्टेंट, तीनों में डिफरेंस याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ ये रहा। व्हेन अ सोलर इक्लिप्स चेंजेस फ्रॉम एन एनुअल टू अवर टोटल सोलर इक्लिप्स अलोंग इट्स पाथ, दिस एक्लिप्स इज कॉल्ड। यानी कि जब हमारा सालाना सूरज ग्रहण जो अभी हम देखें रिंग की शक्ल में होगा, जब वो मुकम्मल सूरज ग्रहण में तब्दील हो जाएगा तब इस फल्कियाती नज़ारे को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन समझिए, हमारा क्या कहेंगे, सालाना सूरज ग्रहण हो गया, सूरज ग्रहण क्या हो जा रहा, अब वो खुद ही क्या हो रहा, मुकम्मल सूरज ग्रहण में तब्दील हो जा रहा है। इस तरह का जो फिनोमेना है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग हाइब्रिड इक्लिप्स, इंपॉर्टेंट है, मखलूत सूरज ग्रहण के नाम से जानते हैं भाई। मखलूत सूरज ग्रहण कब होगा, ये एक इस तरह का फल्कियाती फिनोमेना है जब हमारा ये शाज़ व नादिर वाक़या होने वाला फल्कियाती नज़ारा है जो क्या कहेंगे हम लोग, दायरवी ग्रहण से मुकम्मल ग्रहण का रुख करता है। जब हमारा दायरवी ग्रहण होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, सालाना सूरज ग्रहण कहेंगे, जब हमारा जो सूरज होगा वो दायरवी शक्ल का होगा, जब वो सालाना सूरज ग्रहण से मुकम्मल सूरज ग्रहण की तरफ बढ़ेगा तो उस तरह को हम लोग मखलूत सूरज ग्रहण या फिर हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। सालाना सूरज ग्रहण का मुकम्मल सूरज ग्रहण में बदलना हमको मखलूत सूरज ग्रहण कहलाता है। समझ में आ गया। मखलूत सूरज ग्रहण कब हो रहा, जब हमारा सालाना सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण में तब्दील हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ये रहा। फाइंड द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से हमको सही जोड़ की तलाश करनी है। ए टोटल लोनार एक्लिप्स यानी कि मुकम्मल चांद ग्रहण
हमको कब नज़र आएगा भाई? इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन अ पार्ट ऑफ द मून्स विजिबल सरफेस इज ऑब्सक्योर्ड बाय द अर्थ शैडो। टोटल लूनर इक्लिप्स कब होगा? जब पूरा का पूरा जो हमारी चाँद की सतह होगी वो हमारे ज़मीन की सतह की वजह से कवर हो जाएगी। पी पार्शियल लूनर इक्लिप्स इट अकर्स व्हेन द अर्थ शैडो ऑब्सक्योर ऑल द मून विजिबल सरफेस, यानी कि पार्शियल लूनर इक्लिप्स कब होगा? जब हमारा जो ज़मीन हो जाएगी उसका मुकम्मल साया जो होगा चाँद पर पड़ेगा। सी पेनॉर्बल लूनर इक्लिप्स कब होगा? इट हैपन्स व्हेन द मून ट्रैवल थ्रू द पार्शियली शेडेड आउटर रीजन ऑफ द शैड कैस्ड बाय द अर्थ। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोग जो देखें सूरज ग्रहण के टाइप्स देखें, यहाँ पे हम लोगों को चांद ग्रहण के 3 टाइप बताए गए हैं। तो करेक्ट पेयर की निशानदेही करनी थी हमको। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वन जो हो जाए सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 3 तरह के सूरज ग्रहण की बात की गई है हमारे टेक्स्ट बुक में। पहला जो है मुकम्मल चांद ग्रहण होता है। ये कब होता है मुकम्मल चांद ग्रहण? जब ज़मीन का साया चांद की दिखाई देने वाले पूरी सतह पर पड़ने लगता है। पूरा का पूरा जो हो जाएगा भाई चांद छुप जाएगा ज़मीन की वजह से। ओके, ये मुकम्मल चांद ग्रहण है। दूसरा क्या है? जुज़वी चांद ग्रहण। ये कब होगा? जुज़वी चांद ग्रहण इस वक्त होता है जबकि चांद की दिखाई देने वाली सतह ज़मीन के इससे पड़ने वाले सतह पर पड़ने वाले साए से ढक जाती है। ठीक है ना? उसके साए की वजह से जो हो रहा है वो जुज़वी चांद ग्रहण हो रहा। और नीम जुज़वी चांद ग्रहण कब हो रहा है? ये ऐसा ग्रहण इस वक्त वाक़ होता है जब चांद ज़मीन के साए के बैरूनी इलाके से जुज़वी तौर पर गुजरता है। 3 तरह का ये चांद ग्रहण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा जब यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे नज़र आता है वो, जब पूरी तरह से साया आ रहा है तो मुकम्मल की पूरी, जब ज़मीन सामने आ रही है तो मुकम्मल चांद ग्रहण, जब जुज़वी तौर पर जो ज़मीन सामने आ रही है तो वो जुज़वी चांद ग्रहण, जब ज़मीन पूरी तरह से ना सामने आ रही ना जुज़वी आ रही बल्कि उसका साया जुज़वी तौर पर आ रहा है तो उसको हम लोग नीम जुज़वी चांद ग्रहण कहेंगे। 3 तरह के होते हैं, एक बार अच्छे से देख लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा, दर्ज झेल में से सही बयान तलाश करें। हमको सही बयान की निशानदेही करनी है। सोलर एक्लिप्स हैपन ऑन एवरी फुल मून डे। हर फुल मून डे के दिन या फिर सूरज ग्रहण जो है भाई बदरे कामिल के दिन वाक़ होता है। चांद ग्रहण हर हलाल दिन वाक़ नहीं होता। लूनर इक्लिप्स कैन नॉट हैपन ऑन एवरी फुल मून डे। उसके बाद सूरज ग्रहण जो है भाई सिर्फ बदरे कामिल के दिन वाक़ होता है। या फिर डी, चांद ग्रहण सिर्फ हलाली दिन वाक़ होता है। इस तरह घुमा के क्वेश्चंस कर सकता है आप लोगों को, तो स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिए। अगर आपको पता होगा सूरज ग्रहण किस दिन होगा, चांद ग्रहण किस दिन होगा तो आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट याद एक रखने की चीज़ है यहाँ पर कि हर फुल मून डे या फिर हर न्यू मून डे पे चांद ग्रहण सूरज ग्रहण नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, कुछ क्या कहेंगे हम लोग, कुछ न्यू मून डे पे जो है भाई सूरज ग्रहण होगा और कुछ फुल मून डे पे हमारा चांद ग्रहण होगा। हर न्यू मून डे पे, हर फुल मून डे पे चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण नहीं होते हैं। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। आपको उर्दू में पूछ ले सकता भाई, तो बदरे कामिल के दिन जो है भाई हमारा क्या होता है? चांद ग्रहण होता है। ठीक है, और हलाली दिन के दिन क्या होता है? सूरज ग्रहण होता है। ये बात याद रखने की है। जबकि हर हलाली दिन चांद ग्रहण नहीं होता है और हर हलाली दिन क्या होता है? सूरज ग्रहण नहीं होता। होता ज़रूर है उस दिन पर, लेकिन हर दिन होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि जब जब हलाली दिन हो, जब जब हमारा क्या कहेंगे हम लोग सूरज ग्रहण होना ज़रूरी नहीं है। जब जब हमारा फुल मून डे है या फिर बदरे कामिल है तब तब हमारा चांद ग्रहण होना ज़रूरी नहीं है। ये बात है लेकिन कि वो उसी दिन होंगे लेकिन हर बार नहीं होंगे। समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया क्या कह रही हूँ मैं? उसी दिन होंगे लेकिन हर बार नहीं होंगे। चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द स्टार्स। सितारों की ज़मन में हमको गलत बयान की निशानदेही करनी है। स्टार्स आर हैविंग ओनली रेवोल्यूशन नॉट क्या कहेंगे रोटेशन। सितारे जो होते हैं सिर्फ उनकी मदारी गर्दिश होती है भाई, उनकी महवरी गर्दिश नहीं होती। बी, हमारे जो भी क्या कहेंगे स्टार्स जो है भाई वो खुद से क्या कहेंगे रोशन होने वाले क्या कहेंगे फल्की अजसाम है। सी, स्टार्स कैन एमिट बोथ एनर्जी एंड हीट। हमारे जो स्टार्स हो जाएंगे वो बहुत हरारत और तमन्नाई दोनों का अखराज करेंगे। तो हमको इनकरेक्ट पेयर की निशानदेही करनी थी, तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो क्या कहेंगे भाई स्टार्स को हमेशा रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन नहीं होता। रेवोल्यूशन क्या कहेंगे हम लोग? सूरज के आतराफ गर्दिश करने को, यानी कि सितारों के आतराफ गर्दिश करते हैं जो हमारे सैयारे, उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहेंगे। जबकि सितारे खुद सितारे होते हैं, उनको रेवोल्यूशन नहीं होता है, उनको सिर्फ रोटेशन होता है। याद रखने की चीज़ है, सितारों की सिर्फ अपनी महवरी गर्दिश होती है, उनकी मदारी गर्दिश नहीं होती। मदारी गर्दिश किसकी होती है? सैयारों की होती है। जैसे कि ज़मीन है, हमारा ज़मीन है, अतारुद है, ज़ोहरा है, सैयारों की महवरी गर्दिश भी होती है, मदारी गर्दिश भी होती है। लेकिन जो हमारे सितारे होते हैं सिर्फ उनकी महवरी गर्दिश होती है, उनकी मदारी गर्दिश नहीं होती। और जो हमारे सितारे होंगे वो खुद से रोशन होने वाले क्या कहेंगे फल्की अजसाम हो जाएंगे। जो सितारे होते हैं वो हमारे तवन्नाई और क्या कहेंगे हरारत दोनों का इखराज करते हैं। इम्पॉर्टेंट है।
समझ में आ गया। चलें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड एज, जो सितारे हैं भाई, सितारों के बड़े ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या हम उसको हम लोग झुरमट कहेंगे, क्या हम लोग उसको गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं, क्या हम लोग उसको गैलरीज के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम लोग सितारे नुमा या फिर एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं? चले बताने की कोशिश करिए, सितारों के बड़े ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड एज व्हाट? झुरमट, गैलेक्सीज, गैलरीज, एस्टेरॉइड्स या फिर सितारे नुमा? चले बताने की कोशिश करिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर सकते हैं इसका। सितारे नुमा आपको पता होगे तो ऑर्डर नोट कर सकते हैं आप लोग। झुरमट किसको कहते हैं उसको ऑर्डर नोट कर सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा गैलेक्सी, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ या ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज गैलेक्सी, यानी कि सितारों का एक बड़े ग्रुप को हम लोग गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्स, मेट्रियोर्स, डस्ट, प्लैनेट्स, डार्क मैटर दैट केप्ट टुगेदर बाय ग्रेविटी, ठीक है ना। देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज है। और गैलेक्सीज जो है भाई मुख्तलिफ क्या कहेंगे हम लोग, सितारों का मजमा होता है। अगर आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं, कमेंट डाउन करके बताइए कि जो हमारा जो सूरज है भाई वो, या फिर हमारा सोलर सिस्टम जो है कौन से गैलेक्सी में आएगा, हम लोग जो है कौन से गैलेक्सी से ताल्लुक़ रखते हैं, बताने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है ना। याद रखिए जो मतलब बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। स्टार्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये सेल्फ इल्यूमिनस यानी कि खुद से रोशनी रखने वाले अजसाम है जो कि हरारत और तवानाई का क्या कहेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा अखराज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा लार्ज, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द करेक्ट पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग, दर्ज झेल में से सही जोड़ने की तलाश करें। ए ग्रेट बियर कंस्टेलेशन को हम लोग सप्ताऋषि कहेंगे। ये कंस्टेलेशन की या झुरमट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ग्रेट बियर कंस्टेलेशन को हम लोग सप्ताऋषि के नाम से जानते हैं भाई। बी कैसियोपिया कंस्टेलेशन को हम लोग सिंहा राशि के नाम से जानते हैं। सी ओरियन को हम लोग शर्मिस्ता राशि के नाम से जानते हैं। या फिर डी लियो को हम लोग बेटा गादुरु राशि के नाम से जानते हैं। तो कुछ झुरमट्स या फिर कंस्टेलेशंस के नाम दिए गए हैं, यानी कि ये क्या है भाई, कुछ तारों के अशकाल है जो हमको क्या कहेंगे आसमान पर नज़र आते हैं। तो करेक्ट पेयर की निशानदही करनी है, यानी कि कौन से कंस्टेलेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो चलिए बताने की कोशिश करिए, इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा हो जाएगा हमारा, चलिए बताइए। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बियर कंस्टेलेशन या फिर सप्ताऋषि, ठीक है ना। हमारी टेक्स्ट बुक में हमको 4 क्या कहेंगे सप्ताऋषि यानी क्या कहेंगे हम लोग कंस्टेलेशन या फिर झुरमट्स के बारे में दिया गया है। तो ग्रेट बियर कंस्टेलेशन जो है भाई उसको हम लोग सप्ताऋषि के नाम से जानते हैं। ये 4 है, देखिए जो हम हमारे तेलंगाना से देख सकते हैं। एक है हमारा पहला वाला सप्ताऋषि जिसको हम लोग ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा शर्मिष्ठा, ठीक है, इसको हम लोग कैसियोपिया के नाम से जानते हैं। तीसरा है आर्यन जिसको हम लोग शर्मिष्ठा के क्या कहेंगे हम लोग वेता गारुसु राशि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और हमारा है लियो जिसको हम लोग सिम्हा ऋषि के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। ये 4 भी जो हमारे झुरमट हो जाएंगे, सितारों के झुरमट जिसमें हमको अशकाल नज़र आते हैं, कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं ये। तो ये 4 की 4 हमारे तेलंगाना से हमको देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 की 4 आप लोगों को याद रखने ज़रूरी है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू दी सप्ताऋषि कंस्टेलेशन। अब जो हमारा सप्ताऋषि कंस्टेलेशन है या फिर झुरमट है उसके ताल्लुक से हमको गलत बयान की निशानदही करनी है। ए इट्स शेप इज़ प्लग और काइट, यानी कि इसका जो शक्ल होती है वो प्लग की तरह या फिर काइट की तरह होती है। वी कैन रिकग्नाइज दिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द स्काई, हम आसमान के शुमाल की जानिब जो है भाई इस कंस्टेलेशन या झुरमट को देख सकते हैं। सी इन विंटर्स दिस कंस्टेलेशन राइज अ फ्यू आवर्स बिफोर सनराइज, यानी कि सरमा के मौसम में हम लोग इसको हमारे सूरज के तुलू होने से कुछ घंटे पहले देख सकते हैं। या फिर डी इट इज़ अ 6 स्टार कंस्टेलेशन, या फिर ये 6 तारों का झुरमट है। चलिए गलत बयान की निशानदही करनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा सप्ताऋषि कंस्टेलेशन है भाई ये 7 तारों पर मुश्तमिल है, ना कि 6 तारों पर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 भी जो बयान है वो सही हो जाएंगे। जो हमारा सप्ताऋषि है वो एक काइट शक्ल का या फिर प्लग टाइप का हो जाएगा। इसको हम लोग ग्रेट क्या कहेंगे बियर के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 तारे होते हैं, ठीक है, 7 तारों का झुरमट है ये जो होगा भाई नॉर्थ, हमको आसमान में नॉर्थ की तरफ दिखाई देगा और हम इसको सरमा के मौसम में तुलो आताब से कुछ घंटे पहले देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है ये हमारा सप्ताऋषि या फिर ग्रेट बियर कंस्टेलेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया इतना इसके बारे में। कुछ डिटेल्स है इनके बारे में जो पूछी जा सकती है आपको, जिसके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। सप्ताऋषि ग्रेट इंडियन क्या कहेंगे कंस्टेलेशन, 7 तारों का झुरमट,
ठीक है, नॉर्थ साइड देख सकते हैं हम लोग, और सरमा में इसको तुले आफ्ताब से कुछ घंटे पहले देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिलेशन फॉर्म्ड एल लेटर, ठीक है, इनमें से कौन सा जो हमारा सितारों का झुरमट है वो एम शक्ल जो है भाई तैयार करेगा। ए ग्रेट बियर कंस्टिलेशन, बी कैसोपिया कंस्टिलेशन, सी ओरियन कंस्टिलेशन, या फिर डी लियो कंस्टिलेशन। चलिए बताइए, ये चारों का जिक्र हमारे टेक्स्ट बुक में है, ये चारों भी जो है हमारे तेलंगाना से नज़र आने वाले सितारों के झुरमट है। तो इनमें से कौन सा जो सितारों का झुरमट हो जाएगा, वो सितारे मिलकर एम जो लेटर है भाई वो फॉर्म करेंगे, मतलब उनकी शक्ल एम लेटर के जैसी नज़र आएगी हमको जब हम उसको क्या कहेंगे देखेंगे, जब उस पर गौर करेंगे हम लोग। चलिए बताने की कोशिश करिए। ऑलरेडी हम लोग ए के बारे में पढ़ चुके हैं, ये तो ए तो हो नहीं सकता, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैसियोपा कंस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट है हमारा जो हमारा कैसियोपा कंस्टिलेशन है वो भाई एम शक्ल का क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, एक तरह का पैटर्न फॉर्म करता है तारों के ज़रिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये है हमारा कैसियोपा कंस्टिलेशन जो कि एम शक्ल का जो है भाई क्या करेगा, पैटर्न फॉर्म करेगा। इसमें कितने तारे होते हैं भाई, सॉरी कितने तारे होंगे इसके अंदर, तो ये 5 तारों का झुरमट होगा, इंपॉर्टेंट है। 5 तारों का झुरमट है हमारा कैसियोपा कंस्टिलेशन, और 7 तारों का झुरमट है हमारा ग्रेट बियर्ड कंस्टिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। और हमारा जो ग्रेट बियर्ड कंस्टिलेशन होगा वो काइट शक्ल या फिर प्लग शक्ल बनाएगा, जबकि हमारा कैसियोपा क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा एम शक्ल। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पोल स्टार इन द कैसियोपा कंस्टिलेशन। जो हमारा कैसियोपा कंस्टिलेशन है, अब इसके अंदर जो पोलर स्टार या फिर जिसको हम लोग क्या कहेंगे खुतबी तारा कहेंगे, उसकी पोजीशन क्या होती है हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वी कैन सी पोलर स्टार लोकेटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हम पोलर स्टार को भाई क्या कहेंगे शुमाल की जानिब देख सकते हैं। बी, द पोलर स्टार विल बी लोकेटेड ऑन दैट एक्सटेंड लाइन विद अ डिस्टेंस अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स। अब जो हमारे 5 ये हो जाएंगे स्टार्स, तो उनमें से जो 2 स्टार्स है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग क्या कहेंगे ध्रुव तारे, या कहेंगे हम लोग इसको ध्रुव तारा या फिर पोलर स्टार को देख सकते हैं। सी, द पोलर स्टार विल बी लोकेटेड ऑन अ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मिडल स्टार्ट ऑफ द एम, यानी कि जो एम होगा हमारा जो ये शक्ल बनाते हैं उसमें मिडल से हम लोग उसको देख सकते हैं, या फिर स्टार विल बी लोकेटेड ऑन द लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द एस ईस्ट वार्ड ऑफ द एम, यानी कि ईस्ट वार्ड ऑफ एम से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो भाई लोकेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा कैसियोपा कंस्टिलेशन है भाई ये किस तरह का होगा, ये एम शक्ल का होगा। तो हम लोग इसमें ध्रुव तारे को कहाँ पर देख सकते हैं, तो जो हमारा एम शक्ल का जो बनाएगा भाई, जो उसका बीच का जो तारा होगा, दरमियानी जो तारा होगा एम शक्ल जो फॉर्म करेगा, उससे अगर हम लोग खाली लकीर खींचेंगे तो वो उस लकीर पर हम लोग ध्रुव तारे को देख सकते हैं हमारे कैसियोपा या फिर शर्मिष्ठा में। अगर हम लोगों को ग्रेट बियर या फिर सप्ता ऋषि से पूछ लिया भाई, सप्ता ऋषि में जो ध्रुव तारा है उसकी जो क्या कहेंगे पोजीशन क्या होगी, तो उसमें जो 2 तारे हो जाएंगे हमारे लास्ट के, उनसे हम लोग 5 टाइम्स क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग 5 टाइम्स आगे बढ़कर ध्रुव तारे को या फिर पोलर स्टार या फिर खुतबी तारे को देख सकते हैं हमारे ग्रेट बियर में। ग्रेट बियर में 5 टाइम्स क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे हमारे 2 स्टार से तो देख सकते हैं, और हमारे क्या कहेंगे कैसियोपिया में हम लोग मिडल जो हमारा तारा हो जाएगा एम जो बनाएगा वहाँ से उसको एक लकीर खींच के नीचे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया गया है, आप लोग एक मरतबा अच्छे से इसको देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द सोलर सिस्टम। अब हमारे शमसी निज़ाम के ताल्लुक से हमको गलत बयान की निशानदही करनी है। ऑप्शन नंबर ए, अमंग मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आवर सन इज़ अ स्टार इन मिल्की वे गैलेक्सी। बी, द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन फॉर्म्स द सोलर सिस्टम, यानी कि जितने भी फल्की अजसाम जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं वो शमसी निज़ाम बनाते हैं। सी, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल एक्शन होगा वो एक दूसरे से क्या करेगा भाई, जोड़े रखेगा। देर आर 9 प्लानट टू विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो गलत नहीं करनी थी हमको, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे प्लानट्स में भाई 9 नहीं है सैयारे बल्कि 8 है। पहले 9 हुआ करते थे जिसमें हम प्लूटो को भी एक सैयारे में शुमार करते थे, लेकिन अब प्लूटो को निकाल दिया गया है। तो हमारे शमसी निज़ाम में कितने सैयारे हो जाएंगे जो सूरज की अतराफ गर्दिश करेंगे, तो 8 सैयारे हो जाएंगे। अतर, ज़ोरा, ज़मीन, मरीख, मश्तरी, जहल, यूरेनस, नेपच्यून, और नेपच्यून काफ़ी है, प्लूटो नहीं है, ठीक है ना। प्लूटो को निकाल दिया गया है। अब 8 जो सैयारे हो जाएंगे वो शमसी निज़ाम सूरज के साथ मिलकर शमसी निज़ाम को बनाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन 33 की तरफ।
ठीक है ना। 33 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन कॉल्ड एज। किसी सैयारे का एक मखसूस रास्ता होता है जिसमें वो सूरज के अतराफ गर्दिश करता है या फिर घूमता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ए मदार या फिर ऑर्बिट, बी शेल या फिर खौल, सी रोवर और डी एक्सिस या फिर महवर। चले बताइए, क्वेश्चन में ये पूछा जा रही है कि अपने आप या फिर अपने क्या कहेंगे हम लोग मुकाम पर घूमने का रास्ता नहीं पूछा जा रहा है हमको, सूरज के अतराफ जो भी रास्ता होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है पहले वो समझना है। सूरज के अतराफ जितने भी हमारे 8 सैयारे हैं ना, वो जो जिस रास्ते पर गर्दिश करते हैं सूरज के अतराफ, उस रास्ते को किस नाम से जाना जाता है वो हमको पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मदार, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑर्बिट या फिर मदार हमको पता ही है, जो हमारा क्या कहेंगे हम लोग, हमारी ज़मीन हो या फिर जितने भी सैयारे सूरज की तरफ गर्दिश करते हैं, जो सूरज की तरफ एक डेफिनेट पाथ में वो लोग जो एक रास्ते पर जो गर्दिश करते हैं उसको हम लोग मदार से जानते हैं, और उस गर्दिश को हम लोग मदारी गर्दिश या फिर रेवोल्यूशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। इसके हटके एक और तरह की गर्दिश होती है जिसको हम लोग महवरी गर्दिश करते हैं। ये कब होता है? जब कोई जिस्म अपने खुद के महवर पर गर्दिश कर रहा है तब उसको हम लोग महवरी गर्दिश कहेंगे, और जब कोई जिस्म एक रास्ते पर सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहा है तो उसको हम लोग मदारी गर्दिश कहेंगे। दोनों में फ़र्क है। रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क है। रेवोल्यूशन या फिर मदारी गर्दिश वो है जहाँ पे सूरज के अतराफ एक मुय्यन रास्ते पर गर्दिश की जाती है, और महवरी गर्दिश या फिर रोटेशन उसको कहेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हर एक सैयारे का अपना एक महवर होता है जिस पर वो खुद जो है भाई लट्टू की तरह हरकत करते हुए सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। रेवोल्यूशन और रोटेशन के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चले आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड। कोई फल्की जिस्म जब दूसरे फल्की जिस्म के अतराफ गर्दिश करता है क्या कहलाता है? ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर मसनूई सैयारचा, बी सैटेलाइट या फिर ज़ेली सैयारचा, सी कॉमेट्स या फिर दुमदार सितारे, डी सब प्लैनेट्स या फिर बैंड सैयारे। चले बताइए क्या कहेंगे हम लोग। जैसे कि अब हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन एक फल्की अजसाम है, उसके अतराफ जो हमारा चांद गर्दिश करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो क्या कहलाता है? उसको कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट्स या फिर ज़ेली सैयारचा। इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत सारे हमारे क्या कहेंगे सैयारे हैं, जैसा कि हम लोग आंट के बारे में डिटेल में देखेंगे तो उसके अतराफ नेचुरली तौर पर जो है भाई कुछ फल्की अजसाम जो है भाई क्या कहेंगे गर्दिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बाद सैयारों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके अपने चांद या सैयारचे होते हैं। एक फल्कियाती जिस्म अगर दूसरे फल्कियाती जिस्म के अतराफ घूमता है तो उसे हम लोग सैयारचा कहते हैं। ज़मीन सूरज की तरफ घूमती है तो बताइए क्या इसे भी हम लोग सूरज का सैयारचा कहेंगे? ज़मीन सूरज का सैयारा है। सैयारचे का लफ्ज़ ऐसे अजसाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी सैयारे के अतराफ घूमते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चांद ज़मीन का सैयारचा है, ज़मीन के अतराफ कई एक मसनूई सैयारचे हैं, इन्हें मसनूई सैयारचे कहा जाता है। बात ये बताई जा रही है कि हमारी जो ज़मीन है वो सैयारे में आती है क्योंकि वो सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है, और हमारा जो चांद है वो सैयारचे में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सैयारे यानी ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर रहा है। तो यानी हम लोग कहेंगे अगर सूरज के अतराफ गर्दिश करने वालों को क्या कहेंगे हम लोग? सैयारे कहेंगे, और सैयारों के अतराफ जो गर्दिश करेंगे उसको हम लोग सैयारचे या फिर सैटेलाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस याद रखिए इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लैनेट मर्क्यूरी। जो हमारा सैयारा अतारुद है उसके बारे में हमको गलत बयान की निशानदही करनी है। ये हमारा सूरज से करीब तरीन सैयारा है भाई। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा है हमारा अतारुद। इसके अलावा सूरज से करीब होने की वजह से हम इसको देखने में मुश्किल होती है। और ऑप्शन नंबर डी इसके सिर्फ 2 ज़ेली सैयारे हैं या फिर सैयारचे हैं। ठीक है ना। सैयारचे आना चाहिए वहाँ पर, सैयारे नहीं, सैटेलाइट्स की बात की जा रही है। तो गलत बयान क्या है अतारुद से मुताल्लिक़? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मर्क्यूरी हैज़ 2 सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। ये गलत बयान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसको मर्क्यूरी है ना उसको कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसा हमारा चांद है ना हमारे पास एक है, वैसे मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। उसके अलावा 3 भी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ये जो हमारा अतारित या मर्क्यूरी है ये सूरज से ज़्यादा करीब तरीन सैयारा है, इसी वजह से जो है भाई इसको देखना मुश्किल होता है चूँकि ये ज़्यादातर सूरज की रात रोशनी में घिरा हुआ होता है। ताहम इसे तुलूब आफ्ताब से बिल्कुल पहले या गुरूब आफ्ताब के बिल्कुल बाद हम लोग देख सकते हैं। अतारुद को ऐसे मकाम से ही भी देखना मुमकिन है जहाँ दरख्त और इमारतें हाइल नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा इसके कोई ज़ेली सैयारचे नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये जो है भाई सबसे
स्मॉलेस्ट प्लानट है, यानी कि सबसे छोटा जो हो जाएगा निज़ाम शमसी का क्या कहेंगे सैयारा, वो हमारा अतरुद ही होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? कौन से सैयारे को हम लोग सुबह और शाम का सितारा कहते हैं? ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये हमको सुबह के वक्त भी चमकता हुआ नज़र आता है और शाम के वक्त भी चमकता हुआ नज़र आता है, जबकि ये एक सैयारा है, ठीक है ना। इसके बावजूद भी इसको हम लोग सुबह और शाम का सितारा कह रहे हैं। किसको कहेंगे हम लोग? ऐसा कौन सा सैयारा है? ए मार्स या फिर मरीख, बी जुपिटर या मश्तरी, सी वेनस या फिर ज़ोहरा, और डी सैटर्न या फिर जहल। चले बताने की कोशिश करिए। ये जो सोलार सिस्टम है ये ना सिर्फ हमारे SGDSA के लिए बल्कि जितने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से भी हमको सोलार सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर है। हम अप टू 10 डिफ़िकल्टी लेवल देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको तमाम सैयारों के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वीनस या फिर ज़ोहरा, जिसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग सुबह और शाम के सितारे के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये सुबह के औकात में और शाम के औकात में, यानी कि देखिए आप लोग, विनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, यानी कि ये मशरिकी क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, मशरिकी आसमान में हमको तुलुए आफ्ताब से पहले नज़र आएगा और ये हमको मगरिबी आसमान है सनसेट के बाद नज़र आएगा, ठीक है। हमारे सूरज निकलने से पहले हमको मशरिक की जानिब नज़र आएगा और सूरज डूबने के बाद मगरिब की जानिब नज़र आएगा। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे भाई, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, विनस या फिर ज़ोहरा, ठीक है ना। ईस्टर्न मशरिक से सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से कुछ देर पहले इसको हम लोग देख सकते हैं और मगरिब में सूरज डूबने के बाद हम इसको देख सकते हैं। 2 मरतबा हमको ये नज़र आएगा चमकता हुआ, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग सुबह और शाम का सितारा कहते हैं, ज़ोहरा को। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द प्लानट विनस? हमको हमारा जो सैयारा ज़ोहरा है उसके बारे में गलत जो बयान है उसकी निशानदेही करनी है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, विनस इज़ अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर, यानी कि ज़मीन से सबसे करीब करीब जो सैयारा है वो हमारा विनस है। इसके अलावा ये सबसे चमकदार सैयारा है। इसके अलावा इसके कोई क्या है कहेंगे हम लोग, ज़ैली सैयारचे नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये मगरिब से मशरिक की सिमत में गर्दिश करता है। चले बताइए फॉल्स कौन सा हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताने की कोशिश करिए, इनमें से जो गलत बयान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मगरिब से मशरिक की तरफ ये गर्दिश नहीं करेगा बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन में करता है, मशरिक से मगरिब की तरफ ये गर्दिश करेगा। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ज़ोहरा जो है ज़मीन का सबसे करीब सैयारा है। रात में ये सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। बाज़ दफ़ा ये सैयारा आसमान के मशरिक सिमत में तुले आफ्ताब से पहले नज़र आ सकता है। बाज़ दफ़ा सूरज के गुरूब होने के फौरी बाद मशरिकी जानिब में देखा जा सकता है, ठीक है। यही वजह है कि ज़ोहरा को हम लोग सुबह और शाम का सितारा कहते हैं। अगरचे ये सितारा नहीं है, सरमा के अव्वल में रात के औकात में ज़ोहरा को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये बताया जा रहा है बच्चों के लिए है, हमको देखना बता रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसका कोई ज़ैली सैयारा नहीं है, इसका कोई चांद नहीं है। इसकी महवरी गर्दिश भी मामूल के मुताबिक होती है। ये सैयारा मशरिक से मगरिब की सिमत में घूमता है जबकि ज़मीन हमारी मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ये एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है ज़ोहरा के रिलेटेड कि ज़ोहरा जो है भाई वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। अगर हम ज़मीन की देखेंगे भाई तो ये वेस्ट टू ईस्ट यानी कि मगरिब से मशरिक की तरफ गर्दिश करेगी, लेकिन ज़ोहरा एक ऐसा सैयारा होगा जो मशरिक से मगरिब की तरफ करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये हरकत करेगा। इसके बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और भी सैयारा है जो इस तरह हरकत करेगा, हम लोग आगे देखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्लैनेट अर्थ? सैयारे ज़मीन के बारे में दर्ज इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है, हमको बताना है। तो हमारी ज़मीन के बारे में बात हो रही है तो हमको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। चलें आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ नोज टू एग्जिस्ट, यानी कि ज़मीन एक ऐसा सैयारा है हमारे निज़ाम शमसी में जहाँ पर हमारी ज़िंदगी का वजूद है। बी अर्थ इज़ कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट, हमारे ज़मीन को हम लोग नीला क्या कहेंगे सैयारा कहते हैं। फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर मास ऑन इट्स सरफेस, यानी कि अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो ज़मीन हो जाएगी वो क्या कहेंगे हम लोग ब्लू ग्रीन नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी और ज़मीन के रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट हो जाएगा हमारे ज़मीन के ताल्लुक से। हमको पता होनी चाहिए इतनी तो चीज़ें, ठीक है ना। ये तमाम जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ज़मीन निज़ाम शमसी में ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद है। ज़मीन पर ज़िंदगी की बका के लिए माहौलियात के बाद खुसूसी अवामिल दरकार है। इसमें सूरज से मौजू फासला और दर्जा हरारत में मतलूबा कमी बेशी ज़रूरी है। पानी की मौजूदगी और फ़िज़ा के अलावा ओज़ोन का ग़िलाफ़ दरकार है। ज़मीन पर ज़िंदगी की निज़ाम को बिगड़ने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये चीज़ें सी तो कॉमन सी थी। हमको जो हमारे फैक्ट्स याद रखने हैं ज़मीन के बारे में वो ये है
कि यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सैयारा है जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद है। इसके अलावा हमको ये ब्लूइश नज़र आता है, ग्रीनिश नज़र आता है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे पानी और ज़मीन जो है लैंड पाया जाता है, जिससे हम लोग रिफ्लेक्शन की वजह से हमको आसमान से अगर हम देखेंगे तो हमको जो ब्लू ग्रीन है हमारी ज़मीन नज़र आएगी। इंपॉर्टेंट है। और इसका एक ज़ैली सैयारचा है, याद रखिए चांद। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये रहा द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द प्लैनेट मार्स। अब मार्स से रिलेटेड हमको सही बयान की निशानदही करनी है, ठीक है। बैरून मदार का पहला सैयारा है ये, ठीक है ना। आउटसाइड ऑफ द ऑर्बिट जो है हमारा, ये पहला सैयारा हो जाएगा हमारा कौन सा? मार्स। उसके अलावा इसको हम लोग हॉट प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट प्लैनेट। देन मार्स हैज़ 3 मून्स, यानी कि मार्स के पास अपने खुद के 3 चांद है। ऑल आर करेक्ट। चले बताइए, करेक्ट बयान की निशानदही करनी है हमको, तो हमारे मार्स के मुताल्लिक हमारा क्या सही हो जाएगा? चले बताइए। तो अगर हम गौर करेंगे तो मार्स के मुताल्लिक यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो करेक्ट हो जाएगी, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये बैरून मदार का सबसे पहला सैयारा है, ठीक है ना। यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 भी इसके बारे में गलत है, क्योंकि इसको हम लोग हॉट प्लैनेट नहीं बल्कि रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसके अपने 3 चांद नहीं है, बल्कि इसके अपने सिर्फ 2 चांद है, ठीक है ना। ऐसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है। देखिए, मरीख या फिर मार्स, ज़मीन के बैरून मदार जो है, मरीख पहला सितारा है। सितारा नहीं आना चाहिए, वह सैयारा आना चाहिए। ये किसी कदर सुर्ख नज़र आता है, इसीलिए इसको हम लोग सुर्ख सैयारा या फिर रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। मरीख के 2 छोटे से कुदरती सैयारे हैं। जिस तरह हमारा चांद एक सैयारा है, सैयारचा है ना, उसी तरह हमारे मरीख भी जो है, मरीख के भी हमारे पास 2 सैयारचे हो जाएंगे। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे, कहीं पर सैयारे को सितारा दे दिया गया है, कहीं पर सैयारचे को सैयारा दे दिया गया है। तो आप लोग समझिए, क्योंकि हमारे उर्दू मीडियम में बहुत सारी जगहों पर ऐसे मिस्टेक्स दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सैयारा किसको कहते हैं, सैयारचा किसको कहते हैं और सितारा किसको कहते हैं। ओके ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। NASA in America started a mission on which date to know about the planet Mars। यानी कि जो हमारे अमेरिका का एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर है नासा, उन्होंने भाई मार्स प्लैनेट के ऊपर जो है मिशन एक तैयार किया था। वो कब तैयार किया था या फिर कब स्टार्ट किया था? A 26 नवंबर 2011, B 25 नवंबर 2010, C 27 नवंबर 2012 और D 24 दिसंबर 2009। तो चलिए बताइए। जैसे हम चांद के लिए चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किए थे ना, उसी तरह जो नासा है, जो अमेरिका का एक क्या कहेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल क्या कहेंगे सेंटर है, उन्होंने क्या किया भाई, प्लैनेट मार्स जो है हमारा, उसके ऊपर एक क्या कहेंगे हम लोग मिशन शुरू किया था। तो वो कौन से डेट को शुरू किया था वो पूछा जा रहा है हमको। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 2011, ठीक है ना। याद रखिए, ये अच्छे से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 26 नवंबर 2001 को जो है नासा ने भाई स्टार्ट किया था या लॉन्च किया था इस तरह का मिशन। कब लॉन्च किया था उसकी डेट भी यहाँ पे दी गई है, तो 10:32 PM को स्टार्ट किया था। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। याद रखिए नवंबर, हमको डेट याद रखनी है, तो नवंबर 26, 2011 जो ये कौन स्टार्ट किया था भाई, कहाँ की जो हम लोग सेंटर कहेंगे तो अमेरिका का सेंटर था नासा। कभी कभार नासा का फुल फॉर्म भी पूछ लेता, तो आपको पता होना चाहिए नासा का फुल फॉर्म, ठीक है। याद रखिए ये। इसके बारे में हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये जो मिशन है उसका नाम क्या था, उसमें कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था, उसका मकसद क्या था इस मिशन का, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द मिशन ऑफ नासा ऑन मार्स। यानी कि नासा का जो मार्स के ऊपर हमारा जो मिशन था उसके बारे में हमको सही जवाब या फिर सही बयान की निशानदही करनी है। दिस मिशन इज कॉल्ड एज द मार्स साइंस लैबोरेटरी। इस मिशन को हम लोग मार्स साइंस लैबोरेटरी के नाम से जानते हैं। इट इज़ एनालाइजिंग द एलिमेंट्स इन द रॉक्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द मार्स। यानी कि हमको ये मार्स के ऊपर भाई क्या कहेंगे हम लोग एलिमेंट्स और रॉक सरफेस की क्या करेगा, पहचान या फिर निशानदही करने के लिए इसका बनाया गया था। इट्स फाउंड फ्यू इंडिकेटर ऑफ वाटर ऑन मार्स एंड सर्चिंग अबाउट द फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ ऑन मार्स। यानी कि इसके अलावा ये मार्स के ऊपर भाई पानी की तलाश में और वहाँ पर ज़िंदगी की बका है, उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस है या नहीं, वो देखने के लिए उसको बनाया गया था। तो हमको करेक्ट बयान की निशानदही करनी है हमारे मार्स से रिलेटेड। चले बताइए तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ये तीनों जो है भाई ये नासा के ज़रिए मिशन मार्स पर जो चलाए गए हैं उसके बारे में सही बयानात हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो मरीख पर साइंसी तजुर्बागाह अमेरिका के इदारे नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
ने 26 नवंबर 2011 को मरीख पर साइंसी तजुर्बागाह का आगाज़ किया ताकि मरीख से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात इकट्ठा की जाए। सैयारे की सतह पर हरकत करने वाली खिलाई गाड़ी कौन सी यूज़ की गई थी? नाम याद रखिए, क्यूरियोसिटी जो है वो खिलाई गाड़ी थी। 6 अगस्त 2012 को यहाँ पे पहुँची, याद रखिए पहुँचने की डेट भी। यह खिलाई गाड़ी मरीख की सतह पर चट्टानों के अज़्ज़ा या अनासिर के बारे में तहक़ीक़ात कर रही है। इस तजुर्बागाह ने इस सैयारे पर पानी के वजूद के इशारे दिए हैं। इस बात की तहक़ीक़ात जारी है कि आया मरीख पर ज़िंदगी के लिए मौजूद हालात पाए जाते हैं या नहीं। ठीक है ना, ये तमाम की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हमारे मरीख से रिलेटेड। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42। अ रोवर नेम्ड डैश लैंडेड ऑन मार्स ऑन डैश बाय नासा। क्वेश्चन समझिए कि नासा के ज़रिए मार्स पर कौन सा रोवर कौन से तारीख को लैंड हुआ था। जैसे हम लोग अभी देखें कि मार्स पर जो है नासा के ज़रिए एक तजुर्बागाह चलाई जा रही है, तो वो जो तजुर्बागाह है वहाँ पे किस रोवर का इस्तेमाल किया गया है और वो रोवर नासा हमारे मार्स पर कब लॉन्च या फिर लैंड हुआ बताएं। तो चले जवाब बताने की कोशिश करिए। ए प्रज्ञान 9 अगस्त 2012, बी क्यूरियोसिटी 6 अगस्त 2012, लिटिल मार्स 13 जुलाई 2012 और आदित्य 23 दिसंबर 2012। चले बताइए। लॉन्च डेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पे लैंडेड डेट पूछा रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो कोई भी पूछ सकता है हमको लैंड डेट या फिर लॉन्च डेट, आपको याद होनी चाहिए। तो जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरियोसिटी रोवर के ज़रिए 6 अगस्त 2012 को जो ये मिशन है वो हमारे कहाँ पर पहुँचा था, मार्स पर पहुँचा था। इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं कि अब तक कितने क्या कहेंगे हम लोग कौन कौन से मार्स पर जो है भाई रोवर के ज़रिए भेजे गए हैं। तो पहला था सॉजर्नर, दूसरा था स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, तीसरा जो है भाई वो क्यूरियोसिटी है और चौथा जो भेज रहे हैं वो परसेवरेंस है। तो आप लोग याद रखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऐड किया है कि मार्स पर अब तक कितने हम लोग क्या कहेंगे लॉन्च किए हैं सैटेलाइट्स को, कौन से रोवर्स को। तो क्यूरियोसिटी जो था भाई 2000 क्या कहेंगे हम लोग 11 में लॉन्च किया गया था हमारे नासा की तरफ से। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। लैंड कब हुआ था? ये 6 अगस्त 2012 को ये लैंड हुआ था। इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हमारा क्यूरियोसिटी, ठीक है। नासा के ज़रिए अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर के ज़रिए ये मार्स पर किया गया मिशन था। चले आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऐड किए हुए आप लोग देख सकते हैं। चले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये रहा, अबाउट हाउ मेनी अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जुपिटर प्लैनेट। यानी कि जो हमारा जुपिटर प्लैनेट या फिर जो मश्तरी है उसमें हम लोग हमारे ज़मीन जितने कितने ज़मीन जो है उसके अंदर हम लोग प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं या फिर समा सकते हैं। चले तो ऑप्शन नंबर ए 1300, ऑप्शन नंबर बी 1350, ऑप्शन नंबर सी 3100 और ऑप्शन नंबर डी 3500। तो चलिए बताइए कि हमारे ज़मीन जितने कितने ज़मीन जो है हमारे जुपिटर प्लैनेट या फिर मुश्तरी जो हमारा सैयारा हो जाएगा उसके अंदर समा सकते हैं। कितना बड़ा हो जाएगा वो, कि हमारे ज़मीन जितने कितने उसके अंदर और ज़मीनें जो है भाई समा सकती है। तो चले बताने की कोशिश करिए ये। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1300, यानी कि हमारे ज़मीन जितने पूरे 1300 ज़मीन जो है भाई वो हमारे क्या कहेंगे हम लोग मश्तरी या फिर जुपिटर में समा सकते हैं। इट्स वॉल्यूम इज़ ओवर 1300 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे ज़मीन के हजम से 1300 क्या टाइम ज़्यादा जो है भाई हमारे मुश्तरी का जो है भाई क्या कहेंगे हजम हो जाएगा। दैट मीन्स द जुपिटर इज सो बिग दैट ओवर 1300 अर्थ्स कुड बी फिट इनसाइड ऑफ इट। समझ में आ गया? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हमारे क्या कहेंगे अर्थ जैसे कितने और अर्थ जो है हमारे मश्तरी या फिर जुपिटर के अंदर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा है वो, इतना जायंट जो है हमारा जुपिटर जो है सैयारा हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को पता ही है जुपिटर जो है हमारा निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा जो है कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लैनेट जुपिटर। अब जुपिटर की बारी है भाई, तो जुपिटर से मुताल्लिक़ हमको गलत बयान की निशानदही करनी है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा सैयारा है ये। द मास ऑफ द जुपिटर इज़ अबाउट 138 टाइम दैट ऑफ अवर अर्थ, यानी कि इसकी जो कमियत हो जाएगी हमारे ज़मीन से 138 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड विच अपीयर्स ब्राइटली इन द स्काई, यानी कि इसके अतराफ भी धुंधले दायरे नज़र आते हैं हमको। ठीक है ना, या फिर ए एंड सी। तो चलिए बताइए, हमको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पर, गलत बयान की निशानदेही कर। तो पता ही है भाई, एक अगर ए सही हो जाएगा हमको तो भाई ए और सी तो हो नहीं सकता, ए भी हो नहीं सकता।
तो बच गया क्या यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी तो बच रहा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाए तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं सही, आपको एक भी अगर पता होगा तो आप उसको एलिमिनेट करके आंसर के पास जा सकते हैं। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 138। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्या कहेंगे हम लोग, हमारे ज़मीन के मास से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका मास कितना है भाई, 1318 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मुश्तरी हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। ये इतना बड़ा है कि 1300 ज़मीनें इसमें समा सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी कमियत हमारी ज़मीन की कमियत से तकरीबन 318 गुना ही ज़्यादा है। ये अपने वजह पर बहुत तेज़ी से घूमता है, ठीक है। और इसके हम लोग देखेंगे तो अनगिनत है भाई, इतना बड़ा है कि वो इसके कई चांद है। हमारे पास जैसा एक चांद है ना, इसके कई सारे अनगिनत चांद है। मेरे के अतराफ जो है भाई, मरीख नहीं आना चाहिए, मुश्तरी आना चाहिए। देखिए कितना यहाँ पे गलतियाँ किया हुआ है वो। हमारे मुश्तरी के अतराफ धुंधले दायरे हैं जिसे देखे जा सकते हैं, जो कि आसमान में बहुत रोशन नज़र आते हैं। अगर आप इन्हें देखें, इन्हें दूरबीन से देखें तो इसके बहुत सारे सैयारे हमको मुशाहिदे में आएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे मरीख नहीं, मुश्तरी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुश्तरी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स देख रहे हैं, तो आप पढ़ते हुए उसको क्या करें, सही कर लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ ये रहा। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सैटर्न प्लैनेट, सैयारे ज़हल के बारे में हमको क्या सच है बताना है। तो इसे नारंगी सैयारा कहा जाता है और इसके गिर्द जो है भाई हल्के हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑरेंज प्लैनेट कहेंगे और इसके अराउंड जो है भाई हल्के हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसके गिर्द जो है जर्द रंग के हल्के हैं जो हमारी सादा आँख से हमको नज़र आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये अपने इर्द गिर्द जर्दी माइल हल्के की वजह से मुनफरिद है और हम इन हल्कों को एक छोटी दूरबीन से देख सकते हैं। या फिर डी ऑल आर करेक्ट। तो चले बताइए कि सैटर्न से रिलेटेड जो बयान है वो सही हो जाएगा। सही बयान की हमको निशानदही करनी है, तो लास्ट वन जो है भाई सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अतराफ जो है भाई जर्द माइल कहेंगे हम लोग, हल्के होते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग ऑरेंज प्लैनेट नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको क्या कहेंगे, येलो प्लैनेट कहते हैं। याद रखिए, ऑरेंज प्लैनेट नहीं है ये। जहल के बारे में देखिए, मरीख से आगे जहल है जिसका जर्द जिसका रंग जो है भाई जर्दी माइल है। इसके अतराफ पाए जाने वाले दायरवी हाले निज़ाम शमसी में इसे दूसरे सैयारों से ममेज करते हैं। सादा आँख से ये दायरवी हल्के नज़र नहीं आते, हाँ एक दूरबीन की मदद से हम लोग इन्हें देख सकते हैं। जहल के भी बहुत सारे चांद पाए जाते हैं। ये एक ऐसा क्या कहेंगे हम लोग सैयारा है जिसके अतराफ जो है भाई जर्द माइल रंग के हल्के पाए जाते हैं, रिंग पाई जाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिंग प्लैनेट भी उसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। रिंग पाने की वजह से ये बहुत ही मुमेज या फिर मुमताज़ है, सबसे अलग है ये, इससे उसको हम लोग रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको येलो प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। जहल इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मध्य झील में थे दो सैयारे जो मशरिक से मगरिब की तरफ गर्दिश करते हैं। ए सैटर्न एंड यूरेनस, बी यूरेनस एंड विनस, सी विनस एंड मर्क्यूरी और डी यूरेनस एंड अर्थ। चले बताइए, हम लोग तकरीबन अब तक 6-7 के बारे में तो ऑलरेडी देख लिए, तो आपको इसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। और हम एक ऐसे सैयारे के बारे में भी देख चुके हैं जिसकी गर्दिश मामूल के मुताबिक नहीं होती, उसके अपोजिट होती। तो आप लोग अगर वो पता होगा आपको, तो आप इसको ऑड एंड आउट अच्छे से कर सकते हैं। चले बताइए कौन सा हो सकता है। हम लोग देखे थे कि विनस एक ऐसा सैयारा है जो मामूल के क्या कहेंगे खिलाफ हरकत करता है। हमारी ज़मीन और दूसरे जो सैयारे हो जाएंगे वो मगरिब से मशरिक की तरफ हरकत करेंगे, जबकि हमारा विनस और एक कौन सा भाई, हमारा यूरेनस। याद रखिए, यूरेनस और विनस ये दो ऐसे सैयारे हैं निज़ाम शमसी के जो मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, द रोटेशन ऑफ प्लैनेट विनस एंड यूरेनस ऑन देयर एक्सिस इट्स समवॉट अनयूजुअल। दे रोटेट्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट वाइल ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखने की है, ये दोनों को छोड़कर विनस और यूरेनस को जितने भी सैयारे हो जाएंगे वो तमाम मगरिब से मशरिक की तरफ हरकत करेंगे, जबकि ये दो ही ऐसे सैयारे हैं निज़ाम शमसी के जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मशरिक से मगरिब की तरफ जो है भाई ये रोटेट करेंगे, ठीक है। इनकी महवरी गर्दिश कैसी होगी, मशरिक से मगरिब की तरफ होगी, अनयूजुअल होगी। इंपॉर्टेंट है ये दो सैयारे, अच्छे से याद रखिए, विनस और यूरेनस। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो चीज़ें अलग होती है, डिफरेंट होती है ना, हमेशा वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ ये रहा, द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि निज़ाम शमसी का सबसे बैरून तरीन या फिर सबसे दूर दराज जो सैयारा है वो कौन सा है। ए यूरेनस है, बी प्लूटो है, सी नेपच्यून है या फिर डी सैटर्न है। तो चलिए बताइए कौन सा सैयारा हो जाएगा। हम लोग अब तक देखे अतारुज़ ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, जहल, यूरेनस के बारे में देख चुके। लास्ट में जो है भाई नेपच्यून आ जाता है। तो भाई अगर आपको ये सीरीज़ भी पता होगी तो आप लोग आसानी के साथ इसको बता सकते हैं कि जो लास्ट में आ रहा है वही जो होगा लास्ट का हमारा फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर दराज जो सैयारा है हो जाएगा। कौन सा है वो, अतारुज़ ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, जहल, यूरेनस, नेपच्यून।
नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो के पास जा रही थी मैं, जबकि प्लूटो को निकाल दिया गया, प्लूटो है ही नहीं। तो लास्ट जो सैयारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। नेपच्यून जो हो जाएगा हमारे निज़ाम शमसी का सबसे आखिरी तैयारा, और ये और ये बैरून तरीन सैयारा है। याद रखिए नेपच्यून के बारे में, ये सबसे आखिरी सैयारा है और बैरून तरीन सैयारा है। यहाँ पे देखिए आप चांद है भाई, ये सीरीज याद रखिए आप लोग, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मश्तरी, जहल, यूरानस और नेपच्यून। इंग्लिश में देखेंगे तो हम लोग मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो आखिरी सैयारा जो हो जाएगा वो नेपच्यून हो जाएगा। अगर हम करीब तरीन देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे तो मर्क्यूरी हो जाएगा। अगर हम लोग सबसे छोटा देखेंगे तब भी मर्क्यूरी हो जाएगा। विनस को हम लोग सुबह और शाम का सितारा कहते हैं। ज़मीन पे तो हम लोग ब्लू प्लैनेट कहेंगे। जो मार्स है उसको तो रेड प्लैनेट कहेंगे। जुपिटर सबसे बड़ा सैयारा हो जाएगा। सैटर्न को हम लोग रिंग प्लैनेट कहते हैं। यूरेनस तो उसकी जो है मशरिक से मगरिब की तरफ घूमेगा। और नेपच्यून जो हो जाएगा सबसे आखिरी वाला जो है वो प्लैनेट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसके बारे में डिटेल्स आपको देखते ही उसके बारे में फैक्ट्स जो है भाई नज़र डालते ही आपको याद आ जानी चाहिए उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 48वां क्वेश्चन। Which of the following planets has highly tilted rotational axis? As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its साइड। यानी कि मंदरजिल में से कौन सा सैयारे का जो गर्दिशी महवर है बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके नतीजे में यह अपनी मदारी हरकत में अपने पहलू में घूमता दिखाई देता है। यानी कि जो भी महवर है भाई, अब हम लोग देखें कि सूरज की तरफ गर्दिश करने को हम लोग क्या कहेंगे, मदारी गर्दिश कहेंगे। और खुद की जगह पर जो भाई महवर पर गर्दिश करने को हम लोग महवरी गर्दिश कर रहे हैं। तो जो महवरी गर्दिश होगी या जिसका महवर होगा, इनमें से कौन से प्लैनेट का महवर इतना झुका हुआ है कि अगर वो गर्दिश करेगा तो वो खुद के पहलू में क्या है भाई गर्दिश करता हुआ हमको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो वो कौन सा प्लैनेट है यहाँ पे पूछ रहा है। चले बताइए कौन सा प्लैनेट हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस। यूरेनस जो प्लैनेट है सबसे ज़्यादा टिल्टेड, अगर हम एक्सिस देखेंगे या फिर टिल्टेड हम लोग महवर देखेंगे तो हमारे यूरेनस का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आप लोग बता सकते हैं कि हमारे ज़मीन का जो महवर है टिल्टेड महवर, उसकी एंगल कितना है, कमेंट डाउन करके बताइए। देखिए यूरेनस और नेपच्यून की बात करेंगे हम लोग, तो ये दो सैयारे निज़ाम शमसी में बैरून तरीन सैयारे हैं। बहुत ताकतवर दूरबीन से ही इन्हें देखा जा सकता है। ज़ोहरा की तरह यूरेनस भी मशरिक से मगरिब की तरफ घूमता है। इसकी खुसूसियत ये है कि इसके महवर का ख़त बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। नतीजतन इसकी हरकत जो है ऐसी नज़र आती है जैसे कि ये अपने पहलू पर घूम रहा हो। किसके बारे में बात की जा रही है, किसकी यूनिकनेस है ये, तो ये यूरेनस की यूनिकनेस है। इसके अलावा एक और यूनिकनेस क्या है इसके पास, तो ये मशरिक से मगरिब की तरफ घूमने वाला है। इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें याद रखिए। ये दोनों जो है हमारे निज़ाम शमसी के बैरून तरीन सैयारे हो जाएंगे और सबसे आखिरी सैयारा जो हो जाएगा वो नेपच्यून हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी देख लिए, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी के अंदरूनी सैयारे के हवाले से गलत बयान तलाश करें। तो अब हम लोग जो 8 सैयारे हैं भाई उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सैयारों को हम लोग बैरूनी सैयारे, कुछ सैयारों को हम लोग अंदरूनी सैयारे कहेंगे। तो क्वेश्चन में अंदरूनी सैयारों के हवाले से हमको गलत बयान की निशानदेही करना है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले 4 सैयारे जो है अतरुज़, ज़ोहरा, ज़मीन और मरीख सूरज के बहुत करीब है। ऑप्शन नंबर बी, इन सैयारों को अंदरूनी सैयारे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अंदरूनी सैयारों में बहुत कम चांद पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनके इर्द गिर्द एक हल्के का निज़ाम है। तो हमको क्या कहें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की निशानदेही करनी है इनर प्लैनेट से रिलेटेड। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। हम लोग हल्के देखे थे, किसको देखे थे, जहल को देखे थे। तो जहल क्या है भाई, इनमें है क्या, नहीं है, तो वो किस में आएगा, आउटर प्लैनेट्स में आएगा। तो गलत बयान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे अंदरूनी प्लैनेट्स के बारे में तो निज़ाम शमसी के अवलीन 4 सैयारे अतारुज़, ज़ोहरा, ज़मीन और मरीख दीगर 4 सैयारों की बनिस्बत सूरज से करीब है। इन्हें हम लोग अंदरूनी सैयारे कहेंगे। अंदरूनी सैयारों के सिर्फ गिने चुने चांद होते हैं, ये भी है भाई। ज़मीन, इसके अलावा मरीख के मदार के बाहर पाए जाने वाले सैयारे जैसे कि मुश्तरी है, जहल है, यूरेनस और नेपच्यून है, ये अंदरूनी सैयारों के मुकाबले में सूरज से बहुत दूर पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इन लोगों को क्या कहेंगे भाई, बैरून तरीन सैयारे कहेंगे। इसके अलावा इन सैयारों के अतराफ गोल हाले होते हैं, जैसा कि आप लोग जहल के अतराफ देखें रिंग, ओके ना। और इसके अलावा बैरूनी सैयारे बहुत ज़्यादा चांद रखते हैं। हम लोग देखें जुपिटर के, जहल के, यूरेनस के चांद कितने अनकाउंटेबल है, बहुत सारे चांद है। जबकि अगर हम अंदर देखेंगे हमारी ज़मीन है, ज़ोहरा है, यहाँ पे गिने चुने हैं भाई, एक चांद है, किसी को तो चांद ही नहीं है, किसी को 2 चांद है, इस तरह, ठीक है ना। तो आप लोग याद होना चाहिए आपको अंदरूनी प्लैनेट्स किसको कहते हैं और उसके फीचर्स क्या है, बैरूनी प्लैनेट्स किसको कहते हैं और उसके फीचर्स क्या है, ये एक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये रहा, टिल डैश वी यूज्ड टू से देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। डैश तक हम कहते थे कि हमारे निज़ाम शमसी में 9 सैयारे हैं, जैसा कि मैं कही अतारुज़, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मश्तरी, जहल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये जो प्लूटो अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग इसको गिनेंगे तो प्लूटो भी जुबान पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक सैयारा हुआ करता था,
ठीक है, लेकिन अब नहीं है। कब से नहीं है वो पूछा जा रहा है। ये भी एक सैयारा काउंट होता था। हम लोग निज़ाम शमसी में पूरे 9 सैयारों के बारे में पढ़ते थे पहले, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इसको हम लोग सैयारों से काउंट करना छोड़ दिया, उसको बाहर निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। कब किया गया उसको? 25 अगस्त 2006। 25 अगस्त जो 2006 तक हमारा ख्याल था कि निज़ाम शमसी में पूरे 9 सैयारे हैं। इस वक्त 9वां सैयारा प्लूटो जो है भाई तस्वुर किया जाता था। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो कब तक? 25 अगस्त 2006 तक भाई हम लोग ये समझते थे कि हमारे निज़ाम शमसी में पूरे 9 सैयारे हैं, उनमें एक हम लोग प्लूटो को जो है भाई कंसीडर करते थे। आखिरी सैयारा समझते थे प्लूटो को, सबसे बाहर था, नेपच्यून से भी बाहर आखिरी जो होगा प्लूटो समझा जाता था। लेकिन इसको क्या किया गया? 25 अगस्त 2009 को इसको क्या कहेंगे हम लोग, सैयारों की लिस्ट से इसको बेदखल कर दिया गया। उसके कुछ रीजंस है, वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। तो ये डेट याद रख लीजिए अच्छे से, 25 अगस्त 2006। ठीक है, तब तक हम लोग ये कंसिडर करते थे कि हमारे निज़ाम शमसी में पूरे 9 सैयारे हैं। ओके, क्लियर है। चले ना आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। हमारे ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट प्लूटो। चले, अब प्लूटो के बारे में पढ़ना है हमको। तो प्लूटो के बारे में हमको गलत बयान की तलाश करनी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई? ये 9वां सैयारा था हमारा प्लूटो। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई? 26 जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वाट डिसाइडेड दैट प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट। तो कहाँ पर डिसाइड किया गया भाई? 26 जनरल असेंबली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में क्या इसको डिसाइड किया गया कि अब प्लैनेट नहीं रहा। द डिसीजन वाज टेकन सिंस इट वाज ऑब्जर्व द प्लूटो डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ डिक्लेयर द नेबरहुड। यानी कि जो नेबरहुड का जो रूल है सैयारों से रिलेटेड, वो हमारा जो प्लूटो है वो फॉलो नहीं करता, इस वजह से इसको निकाल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, समटाइम्स प्लूटो इज एंटरिंग इनटू द ऑर्बिट ऑफ यूरेनस। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि समटाइम्स क्या करेगा हमारा प्लूटो, क्या करेगा अपने मदार में या फिर अपने महवर में गर्दिश नहीं करेगा, बल्कि कभी कभार वो यूरेनस के ऑर्बिट या फिर यूरेनस के मदार में भी दाखिल हो जाएगा। तो ये लास्ट की बात गलत है, ऊपर के सब सही हैं। ये यूरेनस के क्या कहेंगे हम लोग मदार में एंटर नहीं होगा, बल्कि ये हमारा नेपच्यून जो था ना भाई, उसके मदार में एंटर करता था। यहाँ पे देखिए 25 अगस्त 2006 तक हमारा ख्याल था कि निज़ाम शमसी में पूरे 9 सैयारे हैं। इस वक्त 9वां सैयारा प्लूटो तस्वुर किया जाता था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के 26वें अजलास में ये फैसला किया गया कि प्लूटो अब कोई सैयारा नहीं है। ये फैसला इस मुशाहिदे के बाद किया गया कि प्लूटो कायदा क्लियर द नेबरहुड के तहत वाक़ नहीं होता। यानी इसका मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा ये प्लूटो नेपच्यून के मदार में दाखिल हो जाता है। हम देखेंगे तो सैयारे के अपने खुद के मदार होते हैं, वो अपने खुद के मदार में जो है भाई रहते हुए सूरज की तरफ गर्दिश करते हैं। लेकिन प्लूटो क्या करता था, कभी कभार नेपच्यून के भी जो मदार है उसमें घुस जाता था भाई। इस वजह से क्या है भाई, इसको हम लोग प्लूटो को हम लोग सैयारा तस्वुर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो क्लियर द नेबरहुड जो है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। वो जो कायदा है, वो जो रूल है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो समझ में आ गया, याद रखें। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये रहा, प्लैनेटनॉइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द डैश एंड डैश प्लैनेट्स। अब जो हम लोग प्लैनेटनॉइड्स है, जिसको हम लोग सितारे नुमा के नाम से जानते हैं, तो ये जो सितारे नुमा है वो कौन से 2 सैयारों के दरमियान पाए जाते हैं? डिफरेंट टर्म्स है, आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। सैयारे किसको कहते हैं, सितारे किसको कहते हैं, सैयारची किसको कहते हैं। अब हम लोग सितारे नुमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है भाई? तो सब में एक कोई ना कोई कॉमन सा डिफरेंस है जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो सितारे नुमा या फिर एस्टेरॉइड जो है, प्लैनेटॉइड जो है, या फिर इसको हम लोग एस्टेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पर या फिर कौन से 2 सैयारों के दरमियान पाए जाते हैं हमको बताना है। क्या वो मरकरी और विनस के दरमियान पाए जाएंगे, क्या वो मार्स और जुपिटर के दरमियान पाए जाएंगे, या फिर जुपिटर और सैटर्न के दरमियान पाए जाएंगे, या फिर बोथ ए एंड बी। तो चलिए बताइए हमारे जो प्लैनेटॉइड्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, जो हमारा मार्स एंड जुपिटर हो जाएंगे, उन दोनों के दरमियान बहुत सारे हम कहेंगे पत्थर के जैसे जो है भाई सितारे नुमा एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। मरीख और मुश्तरी के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है। इस फासले में सूरज की तरफ घूमने वाले अनगिनत छोटे बड़े अजसाम पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग सितारे नुमा कहते हैं। इन्हें बहुत बड़े दूरबीनों से ही देखा जा सकता है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सितारे नुमा या फिर जो एस्टेरॉइड्स है, जिसको हम लोग प्लैनेटॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये किसके दरमियान या फिर कौन से 2 सैयारों के दरमियान पाए जाते हैं? तो ये मरीख और मुश्तरी के दरमियान पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो है भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, फासला है उसके अतराफ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा मार्स और ये है हमारा जुपिटर। इसके अतराफ ये जो एस्टेरॉइड की बेल्ट पाई जा रही है, देखिए ये बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग बिग रॉक्स होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं भाई ये सोलर सिस्टम में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मार्स और जुपिटर के दरमियान में ये पाए जाते हैं एस्टेरॉइड। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये रहा, हेलिस कॉमेट अपीयर्स आफ्टर एवरी डैश ईयर्स एंड इट वाज लास्ट सीन इन द डैश। ठीक है, हेली का दुम का सितारा जो है भाई हर डैश साल में नमूदार होता है और इसे आखिरी बार डैश में देखा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया। सो क्वेश्चन प्रीवियस स्टेट या फिर प्रीवियस टीआरटी में जो है भाई ये क्वेश्चन बना था कि जिस तरह हम लोग देखे सितारे, सैयारे, सैयारचे और क्या कहेंगे हम लोग सितारे नुमा, उस तरह जो है भाई दुमदार सितारों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उनमें से एक खास
तरह का दुमदार सितारा है जिसको हम लोग हेली का दुमदार सितारा कहते हैं। तो ये जो दुमदार सितारा है वो हर साल में, वो कितने हर साल में एक बार नजर आता है, और वो लास्ट टाइम कब नजर आया था हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी 76 और 1986। ये जो हेली का दुम का सितारा है भाई, जिसको हम लोग हेली कॉमेट के नाम से जानते हैं, ये हर 76 साल यानी कि हर 76 ईयर्स में एक बार हमको नजर आता है। और लास्ट टाइम वो कब नजर आया था भाई, तो नजर आया था 1986 में। देखिए मुतादिद दुमदार सितारे एक मुकर्ररा मुद्दत पर ही नजर आते हैं। इनमें से एक हेली दुम का सितारा है जो कि 76 वर्षों में एक मरतबा नजर आता है। गुज़िश्ता मरतबा ये 1986 में जो है देखा गया था। तो आप बता सकते हैं कि दोबारा कब नजर आएगा। चलो कमेंट करके बताओ कि 76 में एक बार नजर आ रहा है, तो 1986 में नजर आया था, तो अब कब नजर आएगा ये, चलिए बताइए। तो अगर हम लोग दुमदार सितारों की बात करेंगे या फिर कॉमेट्स की बात करेंगे ना, तो दुमदार सितारे भी निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है। ये सितारे गैर मामूली बैज़ मदारों में सूरज के अतराफ घूमते हैं, लेकिन इनकी मदारी गर्दिश की मुद्दत आमतौर पर तवील होती है। दुमदार सितारा आसमान में आमतौर पर रोशन सिरे और दुम के साथ जाहिर होता है। जैसे जैसे ये दुमदार सितारा सूरज से करीब होता है, इसकी दुम की जसामत बढ़ती जाती है, लेकिन इस सितारे की दुम हमेशा सूरज के परे रहती है। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग अच्छे से दुमदार सितारे के बारे में जो भी दिया गया है एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनना जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स। ठीक है, आप लोग जो शूटिंग स्टार्स देखते हैं भाई, कोई कोई टूटता तारा जिसको हम लोग कहते हैं, और कई कबार तो इसको देखकर विश भी मानी जाती है। ठीक है, मानते हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम लोग किसको कहेंगे शूटिंग स्टार। मध्य जल में से कौन सा आमतौर पर टूटता तारा के नाम से जाना जाता है। ए वो एस्टेरॉइड है या सितारे नुमा है, बी वो मेटियोर्स है या फिर सहाबे साकिब है, सी मेटेरॉइड्स है वो जिसको हम लोग हिजरे साकिब कहेंगे, या फिर डी कॉमेट्स है या फिर दुमदार सितारा है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेटेरॉइड्स या फिर शहाबे साकिब। ये जो हमारा मेटेरॉइड्स है या फिर जिसको हम लोग शहाबे साकिब के नाम से जानते हैं, यूजुअली हम इसको टूटते तारे के नाम से जानते हैं। एक ऐसी रात में जब आसमान साफ दिखाई दे और चांद भी नजर ना आए, कभी कभार आप आसमान में रोशनी की धार नजर आती है, इन्हें आमतौर पर हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अगरचे ये सितारे नहीं होते, इनको हम लोग क्या कहेंगे, शहाबे साकिब कहेंगे। एक मेजर डिफरेंस है हमारा शहाबे साकिब और हिजरे साकिब में, वो देखेंगे हम लोग। तो शूटिंग स्टार किसको कह रहे हैं वो याद रखिए, हम लोग मेटियोर्स या फिर शहाबे साकिब को हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। हमको ये टूटता हुआ तारे के तौर पर दिखाई देता है, ये सितारा नहीं होता। ठीक है ना, ये सितारा नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शहाबे साकिब या फिर मेटियोर्स कहेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। मदर झेल में से कौन साइंसदान को इस मादे की नौइयत की तहकीकात में मदद करता है जिससे निज़ाम शमसी बनाया गया है। यानी कि इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग रिसर्च करके साइंसदान ये बताते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस मादे से बना हुआ है, ये एक के ऊपर हम लोग रिसर्च करके बता सकते हैं। तो वो कौन है भाई, क्या वो मेटेरॉइड्स है या फिर हिजरे साकिब है, क्या वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, मसनूई सैयारचा है, या वो सी कॉमेट्स या फिर दुमदार सितारा है, या फिर डी सैटेलाइट या फिर जेली सैयारचा है। चले बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फल्की अजसाम है जिसके ऊपर रिसर्च करके या फिर जिसके ऊपर तहकीकात करके हमारे जो साइंटिस्ट है वो ये बता सकते हैं कि हमारा जो निज़ाम शमसी है भाई वो कौन से मादों से बना हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिजरे साकिब। अब मैं अभी बता रही थी आपको कि सहाबे साकिब और हिजरे साकिब में फ़र्क क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कभी कोई सहाबे साकिब हमारे ज़मीन के अंदर एंटर हो गया भाई, उसको हम लोग हिजरे साकिब कहेंगे, उतना ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, एक छोटा सा जिस्म होता है जो कभी कभी ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाता है। ऐसे मौके पर इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, फ़िज़ा की रगड़ से ये गर्म हो जाता है और ये रोशन होकर बुझ जाता है। यही वजह है कि इससे पैदा होने वाली रोशनी धारी चंद सानियों तक ही दिखाई देती है। बाद शहाबे साकिब इतने बड़े होते हैं कि बुझ जाने से पहले ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाते हैं। इनमें से जो अजसाम ज़मीन तक पहुँच गए उसको हम लोग हिजरे साकिब कहते हैं। ये भी सहाबे साकिब ही है, लेकिन उसको हिजरे साकिब क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारे ज़मीन में हिजर कर गया भाई। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारे ज़मीन में दाखिल हो गया, इसलिए इसको हम लोग हिजरे साकिब ही कहेंगे। ठीक है ना, ये सहाबे साकिब ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा मादा है जो कि हमारे ज़मीन में एंटर हो गया भाई, इसको हम लोग हिजरे साकिब कहेंगे। और ये क्या करेगा, जब वो ज़मीन में दाखिल हो गया तो उसके ऊपर रिसर्च करके हमारे साइंटिस्ट ये बता सकते हैं कि हमारा जो निज़ाम शमसी है वो कौन से मादों से बना है। कौन मदद करेगा, हिजरे साकिब मदद करेगा। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ये रहा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द आर्टिफिशियल सेटेलाइट। अब मसनूई सैयारचे से हवाले से हमको गलत बयान मालूम करना है। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सेटेलाइट। जो आर्यभट्टा है वो हमारे हिंदुस्तान का पहला मसनूई सैयारचा है। बी IRS एंड कल्पना सेटेलाइट्स आर इंडियन सेटेलाइट्स, यानी कि जो IRS और कल्पना
कल्पना है वो हमारे हिंदुस्तानी सैयारचे हो जाएंगे। उसके अलावा इनसैट एंड स्पुतनिक जो है भाई वो हमारे रशियन सेटेलाइट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो चले बताइए, गलत बयान की निशानदेही करनी है हमको, तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा या फिर ये ऑल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनसैट एंड स्पुतनिक आर रशियन सेटेलाइट। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनसैट जो है वो हमारा हिंदुस्तानी सेटेलाइट ही है। हमारे मुल्क ने कई सैयारचे जो है भाई फिजा में रवाना किए हैं। जो आर्यभट्टा है ये हमारा पहला क्या है, मसनूई सैयारचा हो जाएगा, जिसकी शक्ल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा IRS, इनसैट, कल्पना 1, ईडोसैट, ये तमाम जो हो जाएंगे हमारे मुल्क के ही, ये तमाम के तमाम आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये, एटलीस्ट इतने सेटेलाइट्स का तो नाम आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्टा सबसे पहला सेटेलाइट था, उसके अलावा IRS, इनसैट, कल्पना 1 और एडोसैट, ये तमाम जो है हमारे हिंदुस्तानी मसनूई सैयारचे हो जाएंगे जो हमने खिला में दागे हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बताइए, जो स्पुतनिक है वो कहाँ का क्या कहेंगे मसनूई सैयारचा है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या? मैं ये क्वेश्चंस आपके इसलिए करती हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, इसलिए मैं ऐसे बीच बीच में क्वेश्चंस कर देती हूँ आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ ये रहा, यूजेस ऑफ सेटेलाइट। अब हमारे जो सेटेलाइट्स है, जो मसनूई सैयारचे है, जो हम लोग दागते हैं ज़मीन से आसमान में, खिला में, उसकी यूजेस क्या है? तो यूज़ फॉर वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम की पेश क़यासी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बी, ट्रांसफरिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल यानी कि टेलीविजन और रेडियो सिग्नल के इरसाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज्ड इन एविएशन एंड मिलिट्री यानी कि हवाबाजी और दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चले बताइए, जो हम लोग आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स को जो हम लोग दागते हैं उसके रीजंस क्या होते हैं भाई? क्यों दागते हैं हम लोग? उसके क्या इस्तेमालात है, क्या यूजेस है उसके? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तमाम जो हो जाएंगे हमारे सेटेलाइट्स के यूजेस में आ जाएंगे। मौसम की पेशकशी के लिए हमको जो सिग्नल्स में, हमारा जो टेलीविजन हमको जो सिग्नल्स देता है, हमारा जो वीडियो जो सिग्नल्स देता है, वो भी हमारे सेटेलाइट्स की मदद से ही होता है। देखेंगे हम तो मसनूई सैयारचों को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इन्हें हम मौसम की पेशकशी के लिए, टेलीविजन शुआओं की तरसील और रेडियो के सिग्नलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलाज़े मसनूई सैयारचे जो है भाई हवाबाजी और दफ़ाई मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। निज़ाम शम्स से मुताल्लिक़ मालूमात दूरबीन के ईजाद होने के बाद गुज़िश्ता 2-3 सालों से हासिल हो रही है, लेकिन बताइए कि क़दीम ज़माने में अवाम फल्कियाती अजसाम और ज़मीन के बारे में मालूमात कैसे हासिल करते थे? क्यों, कैसे हासिल करते थे? चले बताइए। अभी तो हमारे पास सेटेलाइट्स वगैरह है, इससे पता चल रहे हैं हम लोग, लेकिन पुराने ज़माने में जो है भाई जो मालूमात हासिल हुई थी हमारे लोगों को, वो कहाँ से हासिल हुई थी? ये बच्चों को क्वेश्चन करना है, ओके ना? समझ में आ गया? उसके यूजेस क्या है हमको इतना तो पता होना चाहिए। चले फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है उसको लेकर हमको गलत बयान की निशानदेही करनी है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय कॉपरनिकस। ये जो थ्योरी है इसको पेश करने वाले कौन है? कॉपरनिकस है। अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो जो जमीन है भाई वो हमारे यूनिवर्स जो कायनात का है वो सेंटर हो जाएगा। इट वाज फेल्ड इन 16th सेंचुरी। और ये जो पेश किया गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये 16वीं सेंचुरी में ये क्या हो गया? फेल हो गया, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो हमको इनकरेक्ट बयान की निशानदेही करनी है हमारे जियोसेंट्रिक, क्या कहेंगे हम लोग, इस मॉडल से रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड। तो गलत जवाब ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय कॉपरनिकस। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो कॉपरनिकस है उसने ये जियोसेंट्रिक थ्योरी वो पेश नहीं किया है, ओके ना? जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है उसको पेश करने वाले हमारे टॉलेमी है, ओके। अगर हम देखेंगे तो जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या मानते हैं भाई? तो ये मानते हैं कि जो अर्थ हो जाएगा वो हमारे यूनिवर्स जो है भाई कायनात का सेंटर हो जाएगा। जबकि प्रूफ क्या हुआ भाई? ये 16वीं सेंचुरी में गलत करार दिया गया। क्यों? क्योंकि 16वीं सेंचुरी में इस बात का हमको हक़ाइक़ पता चल गए कि जो सेंटर है हमारा जो सूरज है। आज भी हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि जो हमारे निज़ाम शम्सी या फिर जो कायनात है उसका सेंटर क्या है? सूरज है, ना कि हमारा अर्थ है। इसी वजह से क्या है, ये 16वीं सदी में ये फेल हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जियोसेंट्रिक थ्योरी। याद रखिए पेश करने वाले हमारे टॉलेमी 2nd सेंचुरी में इन्होंने पेश किया था। इनके अकॉर्डिंग जो है भाई अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था। और ये जो गलत है हमको पता ही है, इसको टॉलेमी की थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये फेल हो गया 16th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि 16th सेंचुरी में जो है भाई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आ गई, जिसमें बताया गया कि सूरज जो है भाई वो ज़मीन का मरकज़ हो, हमारे कायनात का मरकज़ हो जाएगा, ना कि ज़मीन। ओके, चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये रहा
द थियोरी विच वॉज प्रपोज्ड बाय द कॉपरनिकस इन 16th सेंचुरी इज कॉल्ड एज। अब जो थियोरी आई थी 16th सेंचुरी में, जो कि हमारे टॉलमी की जो थियोरी थी जियोसेंट्रिक थियोरी, उसको फेल कर दी वो आकर। ये थियोरी जब आई तो जब तक लोग क्या समझते थे, टॉलमी जो कहता था यानी कि ज़मीन जो है वो सेंटर है समझते थे, लेकिन जब ये 16th सेंचुरी में ये जो कॉपरनिकस ने थियोरी पेश की, इसके बाद जो है भाई टॉलमी की जो थियोरी है उसको नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये थियोरी बतलाती है कि जो हमारा सूरज है वो है सेंटर। आज भी यही थियोरी जो है भाई लोग इसको सही समझते हैं। हमको प्रूव भी हो गया कि जो हमारा सूरज है वही हमारे कायनात का जो है भाई सेंटर हो जाएगा। तो इस थियोरी का नाम क्या है जो कि कॉपरनिकस ने पेश की थी, हमको बताना है। क्या वो जियोसेंट्रिक है, वो सन सेंट्रिक है, या हेलियोसेंट्रिक है, या फिर सोलर सेंट्रिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोसेंट्रिक थियोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हेलियोसेंट्रिक थियोरी। प्रपोज्ड बाय वूम? प्रपोज्ड बाय कॉपरनिकस इन 16th सेंचुरी। अगर आप देखेंगे दोनों भी देखिए आप, तो ये जियोसेंट्रिक थियोरी है जो कि टॉलमी ने पेश की थी, जिसमें हमारा जो ज़मीन है उसको सेंटर बताया गया था, उसके अतराफ दीगर जो सैयारे हैं वो घूमते बताया गया था। 2nd सेंचुरी की बात है। तो इसको नकार दिया हमारे हेलियोसेंट्रिक थियोरी में, जो कि कॉपरनिकस के जरिए पेश की गई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, जो हमारा सूरज हो जाएगा वो मरकज़ हो जाएगा हमारे कायनात का, और उसके अतराफ में दीगर सैयारे गर्दिश करेंगे। यानी कि इवन हमारी ज़मीन भी क्या है भाई, वो हमारे सूरज के अतराफ गर्दिश करेगी, वो एक सैयारा है। ठीक है ना। जियोसेंट्रिक थियोरी पेश किए थे टॉलमी ने 2nd सेंचुरी में, जो कि 16th सेंचुरी में आकर फेल हो गई। क्यों? क्योंकि 16th सेंचुरी में जो हमारे कॉपरनिकस है उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थियोरी पेश की थी, जो आज तक जो है भाई सही क्या है मालूम होती है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, और ये मैच द फॉलोइंग है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये आपको ही इसका आंसर कमेंट डाउन करके बताना है। तो सैटर्न जो हो जाएगा भाई, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेनस को क्या कहेंगे, मार्स को क्या कहेंगे, जुपिटर को क्या कहेंगे, और मर्क्यूरी को क्या कहेंगे। ऑलरेडी हम लोग डिटेल में देख लिए किसको कौन से प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट डाउन करके नीचे बताना है। ठीक है ना। ज़रूर बताइए ये आपकी प्रैक्टिस किस तरह हुई, कमेंट डाउन करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस को जारी रखिए। इंशाअल्लाह मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ बनाऊँगी। उतना ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि मुझे भी सिलेबस कंप्लीट करना है और वक्त बहुत कम है। ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर ज़रूर कमेंट डाउन करके नीचे बताइए, और जो लोग नीडी हैं उन तक वीडियोस को पहुंचाइए, और इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी अगर डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट डाउन करके नीचे बता सकते हैं। एक और चीज़, मेरे वीडियो पर सॉलिड डिपेंड नहीं रही है। कोई पूछ रहे थे कि आपकी वीडियोस देखें तो काफ़ी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, उसके थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ। आपको टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को याद करना है, हर एक लाइन को पढ़ना है, खुद से कीजिए। वो पढ़ने के बाद फिर मेरे वीडियो को देखकर आप लोग प्रैक्टिस करिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस हद तक आपकी मदद कर रही है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है ना। आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद यहाँ आकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सोनली मेरे वीडियोस पर डिपेंड ना रहिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं की है। ठीक है ना। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रमज़ान शुरू होने वाला है तो दुआओं की ख़ास गुजारिश।